जो स्टूडेंट यूट्यूब पे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको भी मतलब मेरे ख्याल से ये सिस्टम ठीक लग रहा होगा। तो ये बंसा क्लासेस का प्लेटफॉर्म है। आपने मुझे पहले इस पर कभी नहीं देखा, तो आई थिंक जो यूट्यूब पे क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको भी मज़ा आएगा, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो नया चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान से देखते जाइए, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछते जाना। ठीक है, और रही बात डीपीपीज और शीट की, जैसा अपन नॉर्मली डीपीपी शीट करते हैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएंगी, जो ऑनलाइन है उनको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, और जैसा डिस्कशन अपन नॉर्मली करते हैं वैसा का वैसा डिस्कशन अपन यहाँ पर भी कर लेंगे। ठीक है, चालू करें, अपन स्टार्ट करें। चलिए, तो चैप्टर का नाम है सिंपली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इंपॉर्टेंटली सुनो ध्यान से, ये दोनों जगह पे, एक तो अपना आईआईटी के सिलेबस में, चाहे कोई नीट का एग्ज़ाम दे रहा हो तो उसके लिए भी, और बोर्ड्स के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड्स में इसका अपन कंट्रीब्यूशन देखें तो लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इस अकेले चैप्टर से आता है। इस चैप्टर में अगर आईआईटी का पेपर पुराना उठा के देखें, जैसे इस बार का भी पेपर आईआईटी मेंस का जो अभी हुआ है, अगर अपन उसको देखें तो दोनों शिफ्ट, फेब वाली शिफ्ट और जो मार्च में एग्ज़ाम हुआ था, दोनों में हर एक स्लॉट में इस पे क्वेश्चन जरूर था। बल्कि पहले ऐसा होता था कि क्या सीएफटी थ्योरी हमारे सिलेबस में है या नहीं है। पहले ऐसा होता था कि क्या सीएफएससी के क्वेश्चन हमसे आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ टर्म्स होती हैं कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, तो क्या वो मेरे सिलेबस में है भी या नहीं है, ऐसा बोला जाता था। बट आज की तारीख में ऐसा हुआ कि जब ये जेई मेंस के पेपर हुए तो हमने ये देखा कि सब क्वेश्चन हमारे सिलेबस में हैं और बाकायदा आ रहे हैं। तो हम इतने सालों से जो चीज़ पढ़ा रहे हैं वो कभी आती थी कभी नहीं आती थी, लेकिन रिसेंट 2 पेपर्स में ये चीज़ श्योरली आ गई। तो इसलिए इस चैप्टर की वेटेज और बढ़ गई। सबसे अच्छी चीज़ इस चैप्टर की पता है क्या है? ये चैप्टर दिखने में बहुत मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल मतलब जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ, मतलब इस चैप्टर के अंदर जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा K फॉर एफिशिएंसी, या मैंने एग्जाम्पल लिखा CuNH4 होल, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल मैंने लिखा CuNH3 होल 4 सल्फेट, ऐसे करके मैंने बड़े बड़े कोई कॉम्प्लेक्सेस बनाए, तो हर बच्चा देखते डर जाता है, अरे यार ये है क्या, ये पता नहीं क्या चीज़ है। और पता है ये अच्छी चीज़ है, क्यों? इस चैप्टर को एक बार समझ लिया, ये चैप्टर इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि हमें फिर डर लगना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते होंगे, तो हमारी रैंक तो ऑटोमेटिक उन बच्चों से ऊपर निकल जाएगी ना। तो ये बहुत अच्छा मतलब हमारे लिए पॉइंट बन जाएगा। दूसरी चीज, इस चैप्टर की अपनी एक दुनिया है। जैसे कि अपन को मालूम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक के अंदर, जैसे आइसोमेरिज्म होता है ऑर्गेनिक के अंदर, वैसे इस चैप्टर का खुद का आईयूपीएसी है, इस चैप्टर का खुद का आइसोमेरिज्म है। इस चैप्टर का ही, पूरी ऑर्गेनिक तो एक अलग बात है, इनऑर्गेनिक तो, ये तो एक चैप्टर है। उस चैप्टर की अपनी बॉन्डिंग है, अपनी रिएक्शंस है, अपनी स्टेबिलिटी है। मतलब छोटी सी पैकेट में पूरी केमिस्ट्री है। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जगह इसका हेडिंग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी लिख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसका एक दायरा बना हुआ है और उससे कोई भी हाथ या टांग बाहर नहीं निकाल सकता, वो उसी रेंज में ही सवाल आपसे पूछा जाता है। तो इसलिए चैप्टर है बड़ा आसान सा, मजा आने वाला है इस चैप्टर को समझने में। एक इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं जैसे एक टॉपिक पढ़ाऊंगा लिगेंड्स। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं किसी शहर में गया, उस शहर की मुझे भाषा नहीं आती है, तो मैं खाना पीना कुछ भी नहीं कर सकता वहां पे, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने उनकी लैंग्वेज समझ ली, तो क्या मैं उस शहर में सर्वाइव कर पाऊंगा? एग्जैक्टली वही चीज है। इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो है लिगेंड्स। अगर आपने उन लिगेंड्स को नहीं समझा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत बड़ा मतलब वेस्ट ऑफ टाइम बन जाएगा। और यही अगर आपने वो जो लिगेंड्स करके जो टॉपिक है उसको समझ लिया, तो ये चैप्टर आपके लिए शानदार हो जाएगा। तो जो लिगेंड्स टॉपिक है उस पर विशेष हमें ध्यान देना है। ठीक है, इस चैप्टर की जो शुरुआत है उसके अंदर हम कई सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आप कॉपी में कुछ मत लिखना, जो मैं बोलूंगा बस उसको ध्यान से सुनना। देखा जाए तो इस टॉपिक के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इंडेक्स बना लेते हैं, क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग यहां पर पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। सेकंड टॉपिक इसके अंदर जब हमें टाइप्स ऑफ सॉल्ट आने की हमें फीलिंग आ जाएगी कि अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, हम किसी कंपाउंड को देखकर ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट करें, ऐसी कौन सी फीलिंग अपने मन में लाएं जिससे हमें पता लग जाए कि वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो होता है टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, हम वो पढ़ लेंगे।
जब हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स पढ़ लिया तो हम लोग अगली चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में मुझे जो बेसिकली आपको बताना है वो है लिगेंड्स, कि लिगेंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। जब एक बार हम क्या सीख जाएंगे, लिगेंड सीख जाएंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी सीख जाएंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट सीख जाएंगे, तो हम इस चैप्टर में थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएंगे। तो हम तीसरा टॉपिक यहां पर कर सकते हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर। जो बच्चा ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहा है, अगर उसको लगता है कि कोई सवाल मुझसे पूछना है तो आप बोल कर पूछ सकते हो, मेरे को आवाज आ जाएगी ऑन द सेम टाइम। नॉमेनक्लेचर। चौथा जो चैप्टर इसका जो टॉपिक रहेगा दैट इज बॉन्डिंग। चौथा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की थ्योरीज में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे पढ़नी है, उसके अंदर ए पार्ट हमें पढ़ना है दैट इज वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी। जो बी पार्ट हमें पढ़ना है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और सी पार्ट जो हमें पढ़ना है दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वैसे देखा जाए तो इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी दो थ्योरीज और होती हैं, लेकिन वो हमारे सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में कोई काम नहीं आती, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 5th नंबर पे जब बॉन्डिंग कंप्लीट होती है तो हमारे पास एक टॉपिक आता है दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर कई सारी चीजें आती हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर कलर पढ़ना पड़ता है, जैसे कि हमें स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ना पड़ता है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, हमें वो टॉपिक यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। फिर इसके अलावा एक टॉपिक और होता है दैट इज 6th नंबर टॉपिक, और वो होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म। तो ये एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन है कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, जो कि हमें 1 बाय 1 पढ़ना होता है। मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? दोनों बातें समझ में आ गई। अब हमारे पास पहला टॉपिक आता है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। अब इस टाइप्स ऑफ सॉल्ट को समझते हैं कि आखिर ये टाइप ऑफ सॉल्ट्स क्या है। लिखना मत, अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, फिर एक साथ तुम कॉपी कर लेना, ठीक है? और नहीं होगा तो ये वाले नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा ही वैसे, तब उसके बाद दोबारा तब कॉपी कर लेना। अभी सुन लोगे तो भी बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर हमारे पास जो हेडिंग आती है दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। जैसे ही मेरे दिमाग में वर्ड आता है सॉल्ट्स, तो क्या आता है? NaCl। मेरे को तो ऐसा ही लगता है, जब भी मैंने सॉल्ट्स वर्ड सुना तो मेरे दिमाग में हमेशा क्या आया? NaCl। NaCl या फिर कोई भी सॉल्ट का नाम बोलते ही मेरे दिमाग में ऐसी चीज आती है जो कि पानी में डालने पर कैटायन एनायन में बदल जाए। यानी कि जो वर्ड सॉल्ट है इसका कहीं ना कहीं मतलब इससे है कि कोई ना कोई कैटायन और कोई ना कोई एनायनिक स्पीशीज अगर होगी तो उसको अपन क्या कहेंगे? सॉल्ट्स। ऐसा ही होता है, कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? सॉल्ट। तो यानी कि हम अगर यहां पर किसी कॉम्प्लेक्स को एज अ एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो वो वही कॉम्प्लेक्स होंगे जो कि आयोनिक कॉम्प्लेक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स 2-3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स भी होते हैं और आयोनिक कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। तो हम यहां पर कौन से कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे? जो कॉम्प्लेक्स आयोनिक कॉम्प्लेक्स होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के अंदर हमारे पास पहली कैटेगरी आती है जिसको अपन कहते हैं दैट इज सिंपल सॉल्ट्स। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है सिंपल सॉल्ट्स, यानी कि वो सॉल्ट सिंपल है। क्लियर है? मैं इसका अभी फर्दर कैटेगरी करूंगा। सिंपल सॉल्ट्स 3 तरह के होते हैं, दैट इज पहला वो कहलाता है न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट्स। दूसरा केस हमारे पास आता है दैट इज एसिडिक सिंपल सॉल्ट। एसिडिक सिंपल सॉल्ट्स। और तीसरा केस हमारे पास आता है दैट इज बेसिक सिंपल सॉल्ट्स। बेसिक सिंपल सॉल्ट्स। ये 3 तरह के सॉल्ट्स हमारे पास होते हैं। इसके बाद बी कैटेगरी हमारे पास क्या आती है? बी कैटेगरी जो हमारे पास सिंपल सॉल्ट के बाद आती है वो आती है मिक्स्ड सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट्स। अब ये मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आती है दैट इज मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स या मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स, और एडिशन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं उसको, एडिशन कंपाउंड्स। तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है वो आती है दैट इज मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स और एडिशन कंपाउंड्स। ये जो मॉलिक्यूलर सॉल्ट्स और एडिशन कंपाउंड्स हैं इनको फर्दर हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला जिसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं डबल सॉल्ट, और दूसरा जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। ये है वो जिसके लिए हमने ये चैप्टर की शुरुआत करी। ये सब चीजें समझने के बाद इसमें आएंगे तो हमें इनमें और इनके बीच में डिफरेंस पता लगने लगेगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला दैट इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और दूसरा दैट इज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एक हो गया परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और हो गया इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब अपन वर्ड टू वर्ड एक एक करके सारी कैटेगरीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहां तक कोई सवाल नहीं? अच्छा, जब ये मैं लिख रहा था तो अधिकतर बच्चों के दिमाग में इसको लेकर एक पहले से परसेप्शन है। पता है क्या परसेप्शन है? सर ये तो हमें आता है, हमने अपने इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है या हमने अपने पुराने टॉपिक में पढ़ रखा है। सर न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट वो होते हैं जिनका पीएच 7 होता है या 7 के आसपास ही होता है, और एसिडिक सिंपल सॉल्ट वो होते हैं जिनका पीएच 7 से कम होता है, एसिडिक होते हैं, जो कि शायद स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और सर बेसिक सिंपल सॉल्ट वो होते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। पर फ्रैंकली मैं बताऊं ये चीज अलग है और जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं वो अलग है। इसलिए अब अपनी बात को और ध्यान से समझने के लिए और ध्यान से बोर्ड पर देखना, ठीक है? आइए चेकते हैं आगे। तो हम सबसे पहले यहां पर बात करके चलते हैं एक कैटेगरी की, नाम है सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट्स, आखिर ये सिंपल सॉल्ट्स हैं क्या? इन चीजों को हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी बात है। क्या डेफिनेशन है? सिंपल सॉल्ट जो होते हैं, दीज आर formed by acid base neutralization reaction। acid base neutralization reaction ये किससे बनते हैं? एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो बनते हैं। कैसे दे बताऊं? ये सिंपल सी बात है कि मेरे पास कोई एसिड है और मैंने उसकी रिएक्शन किसी बेस के साथ करा दी, तो जो सॉल्ट बनेगा, इस सॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे? दैट इज सिंपल सॉल्ट्स कहेंगे। अब ये जो सिंपल सॉल्ट्स हैं, इन सिंपल सॉल्ट्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से? न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सिंपल सॉल्ट और बेसिक सिंपल सॉल्ट। वो कैसे? मैं यहां पर बताता हूं। इसकी पहली कैटेगरी है दैट इज जो मैंने नाम दिया, क्या नाम था उसका? न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, सिंपल सी डेफिनेशन है, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हो जाए तो जो सॉल्ट बनते हैं उनको अपन न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। मेरे पास पहला एग्जाम्पल है सिंपल सा, HCl की रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करी और मुझे कंपाउंड मिला NaCl प्लस वाटर। तो ये जो हमने सॉल्ट बनाया, ये वाला, ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। इसी तरह से मैंने मान लो यहां ले लिया HNO3 और उसकी रिएक्शन KOH के साथ कराई, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है KNO3 प्लस वाटर। तो ये जो हमने बनाया, दिस इज न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। तो ये 2 एग्जाम्पल लिखने के बाद हर एक बच्चे के दिमाग में आता है, सर हम तो पहले ही कह रहे थे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन करते, उसी को तो आप न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट कह रहे हो। नहीं, अब तीसरा एग्जाम्पल आपका वाला, तीसरा एग्जाम्पल आपके पास, मैं अलग कलर से लिख रहा हूं इसको, CH3COOH प्लस लेट से NaOH gives CH3COONA प्लस वाटर। इस एग्जाम्पल को लिखते ही बच्चों के दिमाग के अंदर टेंशन हो गई, सर ये क्या बता रहे हो आप? सर ये वाला एग्जाम्पल तो वो है जो कि किससे बना है? सर ये तो देखो सर वीक एसिड है, हाँ, और ये सर देखो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर इनके कॉम्बिनेशन से बना है तो ये जो होगा, इसके पीएच की वैल्यू सर ग्रेटर देन 7 होगी। ये बात तो मैं भी जानता हूं कि इसके पीएच की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी, बट ये जो क्लासिफिकेशन मैं कर रहा हूं, इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। ये पीएच के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं है। क्यों? अरे वो नेचर ऑफ सोल्यूशन है। यहां पर मैंने एक कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर मैंने कोई सॉल्वेंट ले या कोई भी सोल्यूशन ले लिया और मैंने बोला इसका पीएच की वैल्यू इतनी है, तो ये तो हो गया नेचर ऑफ सोल्यूशन। ये क्या हो गया? नेचर ऑफ सोल्यूशन। मैं अभी सोल्यूशन की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सोल्यूशन की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं अभी किस चीज की बात कर रहा हूं? इस सॉल्ट की बात कर रहा हूं। इसलिए हमें इसकी पीएच से कोई लेना देना नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना, हमें इसके पीएच से कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना पता है किस बात से है? मैं बताऊं, हमें इस बात से है कि क्या फर्दर अगर मैं इस पे कोई एसिड डालूं या मैं इस पे कोई बेस डालूं तो ये रिएक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो आंसर इज नो। इसके बाद ये फर्दर कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है।
अभी मैं एक्चुअली न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट को एसिडिक सिंपल सॉल्ट और बेसिक सिंपल सॉल्ट से जो डिफरेंशिएट कर पाऊंगा, तब जाकर आपको इस वाले एग्जाम्पल को समझने में और मजा आएगा। चाहिए मैं बताता हूं उसका एग्जाम्पल को, आप जरा बोर्ड पर देखना। मेरे पास सेकेंड कैटेगरी जो आ रही है वो आ रही है दैट इज एसिडिक सिंपल सॉल्ट। एसिडिक सिंपल सॉल्ट, आइए मैं एसिडिक सिंपल सॉल्ट के बारे में डिस्कस करता हूं। एसिडिक सिंपल सॉल्ट क्या है, ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर लिखा फॉर्म्ड बाय इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। कैसे, आइए मैं सिखाता हूं आप लोगों को। एग्जाम्पल मैं पहला ले रहा हूं यहां पर, एग्जाम्पल नंबर पहला, वो क्या ले लिया मैंने, H2SO4, उसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ करी और NaOH जस्ट 1 इक्विवेलेंट लिया। कितना लिया मैंने, 1 इक्विवेलेंट। प्रोडक्ट जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या NaHSO4 होगा। हाँ, ये जो NaHSO4 है हम इसी की बात कर रहे हैं यहां पर, आपको पता है हम इसी NaHSO4 की बात कर रहे हैं। क्या मुझे बताओ कि अगर मैं फर्दर इसकी रिएक्शन किसी बेस से कराऊंगा तो ये रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। आप अगर एक NaOH डालोगे तो रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। एंड देयरफॉर, अच्छा ये सॉल्ट है, हाँ सर ये सॉल्ट है, क्या ये बेस से रिएक्शन कर रहा है, हाँ ये कर रहा है, तो ये कौन हो गया, एसिड सिंपल सॉल्ट, एसिडिक सिंपल सॉल्ट हो गया। क्या अब समझ में आ गया एसिडिक सिंपल सॉल्ट किसे कहते हैं। एसिडिक सिंपल सॉल्ट बता रहा हूं, ना कि सॉल्यूशन की नेचर बता रहा हूं। अगर हम सॉल्यूशन की नेचर बताते होते जो मैंने अभी आपको बोला, तब हम ऐसा कह रहे होते पीएच के बेसिस पे जो तुम मुझे कह रहे हो। मैं यहां पे सॉल्यूशन की नेचर नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, सॉल्ट का मतलब कह सकते हैं कि नेचर बता रहा हूं। सॉल्ट का नेचर क्या है, अगर वो फर्दर बेस से रिएक्शन करे तो वो कैसा हो गया, एसिडिक सिंपल सॉल्ट। बोलो अब समझ में आ गया, सभी ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आ गया, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बोलो। कोई डाउट किसी बच्चे को, गणेश एंड पंडित, कोई डाउट आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई मेरी बात, परफेक्टली क्लियर हो गई। मैं आगे बढ़ता हूं और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल मैंने ले लिया, मान लो यहां पर H3PO4, H3PO4 की मैंने NaOH के साथ रिएक्शन कराई, क्या बनाऊंगा, NaH2PO4। अब इसके बाद में मैंने फिर से इसकी NaOH से रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, Na2HPO4। मैंने इसकी फर्दर NaOH से रिएक्शन कराई और अब बना दिया Na3PO4। अब मुझे इसमें से बताइए कौन कौन एसिडिक सिंपल सॉल्ट हैं और कौन कौन न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट हैं। बताओ पहले वाला ये कौन होगा, ये जो मैंने यहां लिखा, क्या ये एसिडिक सिंपल सॉल्ट होगा, क्या ये क्या होगा, एसिडिक सिंपल सॉल्ट। दूसरी चीज ये भी कौन होगा, एसिडिक सिंपल सॉल्ट होगा, अरे हाँ या ना। लेकिन तीसरा वाला कौन होगा बताओ, न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट, क्यों न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट होगा, ये एसिडिक क्यों होगा बताओ, क्योंकि ये फर्दर बेस से रिएक्शन कर सकते हैं, जबकि वो फर्दर बेस से रिएक्शन नहीं कर सकता। मेरी बात समझ में आ रही है। एक बात का जवाब देगा मुझे, क्या मुझे H3PO4 का स्ट्रक्चर बताओगे कोई, कैसे बनता है H3PO4 का स्ट्रक्चर। इस H3PO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या P डबल बॉन्ड O और यहां OH, यहां OH और यहां OH, क्या ये H3PO4 का स्ट्रक्चर होता है, गलत तो नहीं बनाया, सही है ना। H3PO4 का स्ट्रक्चर ये क्लियर है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ये H3PO4 का स्ट्रक्चर हो गया। चलो अगर ये क्लियर हो गया तो मैं तीसरे एग्जाम्पल पे चलता हूं, और तीसरा एग्जाम्पल मेरे पास आता है H3PO3। H3PO3 में मैंने NaOH डाला, बोलो क्या बनाएगा, क्या ये Na क्या बनाएगा बताओ, NaHPO3 बनाएगा या NaH2PO3 बनाएगा, NaH2PO3। एक H हटा दिया मैंने यहां पर, बोला कर, नहीं समझ में आ रही बात समझ में, हाँ जहां समझ में नहीं है वो पूछ लिया कर बेटू, है ना। फिर हमने इसकी NaOH से रिएक्शन कराई, क्या बनेगा, Na2HPO3 बनेगा। हाँ बोलो
क्या बताओ ये फर्दर NaOH से रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा? अगर मैं इसके ऊपर फर्दर NaOH डालूंगा तो ये रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं वो भी बताएं, क्या फर्दर NaOH से रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? ये NaOH से रिएक्शन क्यों नहीं करेगा? बता क्यों नहीं करेगा? अच्छा मुझे एक काम कर, इस H3PO3 का स्ट्रक्चर बता दे। इस H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है? बता, इस H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? बोल। P डबल बॉन्ड O, यहां क्या लिख दूं? H, यहां क्या लिख दूं? OH, और यहां क्या लिख दूं? OH। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो H है, ये वाला और ये वाला, यही एसिडिक H होता है। ये वाला एसिडिक H नहीं है, ये निकल के नहीं जा सकता। तो यहां 3 H दिख रहे हैं, 3 में से केवल 2 निकालना है। ये हमने पहला निकाल दिया, 2 बच गए। फिर हमने एक और निकाल दिया, ये 1 बच गया। ये वाला जो H है ये नॉन आयोनाइजेबल है। क्या बोला मैंने? नॉन आयोनाइजेबल। व्हाट इज दिस नॉन आयोनाइजेबल? ये नॉन आयोनाइजेबल क्या होता है? जो कि बेस डालने पर रिएक्शन नहीं कर सकता। तो बताओ ये कौन है? क्या ये एसिडिक सिंपल सॉल्ट है या नहीं है? बोलो, क्या ये एसिडिक सिंपल सॉल्ट है या नहीं है? है। और क्या ये एसिडिक सिंपल सॉल्ट है कि ये कौन है? ये वाला ये एसिडिक सिंपल सॉल्ट थोड़ी है, ये तो न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट है। ये कौन है? एसिडिक सिंपल सॉल्ट। ये तो हो गया एसिडिक सिंपल सॉल्ट। और ये कौन हो गया? न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। ये हो गया न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। ये हमें कैसे पता लगा? क्योंकि फर्दर NaOH से रिएक्शन नहीं कर सकता। बोलो, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? बोलो इधर, कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो, ऑनलाइन में भी जो बोल रहे हैं। वेरी गुड, आगे चलता हूं, नेक्स्ट नंबर पे चलता हूं और एग्जाम्पल नंबर 4 बताइएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर मेरे पास आ गया H3PO2। इसका नाम क्या होता है? क्या हाइपोफॉस्फोरस एसिड? इसका नाम तो क्या होता है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम क्या होता है? फॉस्फोरस, ROUS एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और इसका नाम क्या होता है? हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड होता है। ठीक है, अब अगर मैं इस हाइपोफॉस्फोरस एसिड पर NaOH डालूंगा तो बताओ क्या होगा? क्या इसका H निकल जाएगा? NaH2PO2 बन जाएगा। बताओ NaH2PO2 कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट है, एसिडिक सिंपल सॉल्ट है, कैसा सॉल्ट है? बताओ। न्यूट्रल। श्रेया का कहना है न्यूट्रल। क्या इसका स्ट्रक्चर सबको क्लियर है? यहां H आ गया, यहां पर भी H आ गया, और यहां कौन आ गया? OH। तो केवल इसमें से केवल एक ही H+ निकल सकता है। जो O से लगा H होता है वही एसिडिक H होता है, वही निकल सकता है। अगर वही निकल सकता है तो वो हमने निकाल दिया। अब इसके आगे अगर मैं इस पर NaOH डालूंगा तो रिएक्शन नहीं होगी, और अगर बेस से रिएक्शन नहीं कर रहा है मतलब सफिशिएंट हो गया। सफिशिएंट हो गया तो ये कौन कहलाएगा? दैट इज न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट। बोलो मेरा सभी बच्चे, क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोल, क्लियर हो गई? मैं वापस समझाता हूं आज की क्लास में अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, जरा उस चीज को बोर्ड पर ध्यान से सीखना। मैंने क्या क्या पढ़ा अब तक? मैंने जो क्लास के अंदर पढ़ा, सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़े, जिसमें मैंने बताया कि ये सारी चीजें हमको एक एक करके पढ़नी है। इसमें से अगर मैं देखूं तो पहली चीज जो मैंने आपको पढ़ाई, वो पहली चीज क्या पढ़ाई? दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट। इस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स के अंदर सबसे पहला था सिंपल सॉल्ट, जो कि 3 तरह के होते हैं, एक एक करके हमें पढ़ना है। अभी तक मैंने 2 चीजें पढ़ाई हैं, 1 और 2। बेसिक सिंपल सॉल्ट मैं अभी आपको बता ही दूंगा, अब आपको आने भी लग गया होगा। फिर आ गया मिक्स सॉल्ट, फिर आ गया मॉलिक्यूलर सॉल्ट। ये एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है। फिर हम आगे चले पहली कैटेगरी पर, और हमने कहा ये तो दूसरी आ गई, पहली कैटेगरी पे चले, दैट इज सिंपल सॉल्ट। क्या होता है सिंपल सॉल्ट? वो होता है जो कि किसी एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है, उसको क्या कहते हैं? सिंपल सॉल्ट कहते हैं। अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब अगर अपन बात करें न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट की, तो न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? फॉर्म्ड बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब पूरी तरह से रिएक्शन हो जाए, उसके बाद फर्दर एसिड या बेस उससे रिएक्शन नहीं कर पाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट्स कहते हैं। वेरी गुड बेटू, आगे चलते हैं। एसिडिक सिंपल सॉल्ट। तो एसिडिक सिंपल सॉल्ट कौन से होते हैं? जो कि फर्दर बेस से रिएक्शन कर सकें, वो सारे के सारे कौन होते हैं? एसिडिक सिंपल सॉल्ट। बोलो मेरा बेटा, यहां तक क्या सभी बच्चों को सारी बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्के से आ गई? चलूं मैं आगे।
ठीक है, अब आप बताओ, कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है बेसिक सिंपल सॉल्ट क्या है? अपने आप ही पकड़ में आ गई होगी बात। थर्ड नंबर पे चलता हूं, बेसिक सिंपल सॉल्ट। बेसिक सिंपल सॉल्ट, बताओ बेसिक सिंपल सॉल्ट क्या है? अब तो पता लग गया होगा, बताओ बेसिक सिंपल सॉल्ट क्या है? जो फर्दर एसिड से रिएक्शन कर पाए, ठीक है ना, सॉल्ट भी हो और फर्दर एसिड से भी रिएक्शन कर पाए। तो क्या इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? फॉर्म्ड, ये भी किससे बनेंगे? फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, ये भी किससे बनेंगे? फॉर्म्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं, उनके लिए बोला जाएगा। ठीक है, आइए इसको भी सीख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, देखिए जरा बोर्ड पर। मेरे पास कंपाउंड है MgOH होल ट्वाइस, और इसकी रिएक्शन मैंने कराई HCl से। HCl सिर्फ मैंने एक इक्विवेलेंट डाला। अगर HCl मैंने सिर्फ एक इक्विवेलेंट डाला तो मुझे यहाँ पे जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या मिलेगा? MgOHCl। MgOH और Cl, ये मैंने लिख दिया MgOH और Cl। क्या ये जो चीज है इसी का हमें इंतजार था? क्या नाम है इसका? बेसिक सिंपल सॉल्ट। क्यों ये बेसिक सिंपल सॉल्ट है? क्या इसके बाद अगर मैं इस पे एसिड डालूंगा तो क्या ये रिएक्शन कर लेगा कि नहीं कर लेगा? कर लेगा, क्योंकि इसके पास अभी भी क्या OH माइनस है या नहीं है? ये OH माइनस है, आयोनाइजेबल है ना। ये कैसा है? आयोनाइजेबल। और अगर ये आयोनाइजेबल है तो ये अभी और निकल सकता है, तो एसिड से रिएक्शन कर लेगा। बोल, आ रहा है समझ में? ओके, और एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मेरे पास एग्जाम्पल आ जाए AlOH होल थ्राइस, और इसकी रिएक्शन मैं करा दूं H2SO4 के साथ। एक इक्वलेंट दोनों ले लिए, क्या बनेगा पता है आपको? Al, एक OH बच जाएगा, और यहां कौन आ जाएगा? सल्फेट। क्यों? इसके 3 OH में से 2 को तो सल्फेट ने रिप्लेस कर दिया है ना, प्लस साथ में जो भी वाटर बन गया। अगर मैं इस पे फर्दर एसिड की रिएक्शन कराऊंगा तो ये रिएक्शन कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि अभी भी इसके पास में ये OH माइनस आयोनाइजेबल है। क्या समझ में आ गया? तो ये क्या बेसिक सिंपल सॉल्ट भी क्लियर हो गए। तो आपके और मेरे जो कंसेप्ट में एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा था, वो डिफरेंस क्या आ रहा था? बताओ क्या डिफरेंस आ रहा था? कि आप तो सोच रहे थे कि एसिडिक और बेसिक सिंपल सॉल्ट पीएच के बेसिस पे आंसर करना है। दैट इज नॉट द नेचर ऑफ द सॉल्ट, दैट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन। वो सोल्यूशन का नेचर है। क्या अब बोलो सभी बच्चों को क्लियर हो गया क्या ये पहला कंसेप्ट? चलिए सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर हमारे पास कैटेगरी जो थी वो क्या कैटेगरी थी? याद दिलाओ, क्या वो कैटेगरी थी हमारे पास मिक्स्ड सॉल्ट्स? मैंने हेडिंग डाली भी थी। तो बी कैटेगरी है, उसका नाम है मिक्स्ड सॉल्ट्स। क्या कोई बता सकता है मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं? कोई बताए मुझे मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या होते हैं? गणेश, न्यूट्रल किस लिए बोलते हैं वो मैंने आपको बताया। न्यूट्रल का मतलब यह है कि वो फर्दर एसिड या बेस से रिएक्शन नहीं कर पाए, न्यूट्रलाइज हो जाए पूरी तरह, उसको न्यूट्रल सिंपल सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो यहां पर बात करते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स की। मिक्स्ड सॉल्ट्स कैसे बनेंगे? ये भी एसिड बेस रिएक्शन से बनेंगे। फॉर्म्ड बाय एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ मोर देन वन एसिड और बेस। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा है? मोर देन वन एसिड और बेस अगर काम में आएंगे तो हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में ऐसा बोलेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, आई थिंक मतलब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहला एग्जांपल है, मेरे पास कोई लेट्स से HCl है और एक और एसिड है HBr। मैं इनकी रिएक्शन करा रहा हूं MgOH होल ट्वाइस के साथ। अगर मैं इसके साथ इसकी रिएक्शन कराता हूं तो मैं क्या देखता हूं? इसको OH को 2 एसिड से रिएक्शन कर सकता है। मैंने एक तो डाला HCl, एक इक्विवेलेंट, और एक इक्विवेलेंट डाला HBr। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? MgClBr। ये जो कंपाउंड है क्या ये सॉल्ट है? हाँ। क्या ये एसिड बेस की रिएक्शन से बना है? हाँ। लेकिन यहाँ क्या स्पेशल था? क्या यहाँ एक से ज्यादा तरह के एसिड्स थे? क्या 2 तरह के एसिड से जो कि बेस से रिएक्शन कर रहे थे? बोल, क्या ये डिफरेंस क्लियर हो गया? कोई नई चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई? बोलो आप सब जने भी ऑनलाइन, सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, ओके।
आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है H2SO4, उसकी रिएक्शन मैंने कराई NaOH और KOH के साथ। अब की बार मैंने बेस क्या ले लिए, 2 बेस ले लिए। जैसे मैंने वहां पर एसिड 2 लिए थे, यहां पर मैंने बेस 2 ले लिए। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो बोलो क्या बनेगा, क्या यहां बन जाएगा NaKSO4? क्या ये भी एक तरह का मिक्स्ड सॉल्ट हो गया? क्या ये भी एक से ज्यादा तरह के एसिड या एक से ज्यादा तरह के बेस के कॉम्बिनेशन से बन रहा है? ये एक एसिड और 2 बेस है, ऊपर क्या है, 2 एसिड्स और 1 बेस है, तो ये भी मिक्स सॉल्ट हो गया, ये भी मिक्स सॉल्ट हो गया। क्या मिक्स्ड सॉल्ट की डेफिनेशन क्लियर है? कोई डाउट उसके अंदर? बोल मेरा बेटा। हाँ, तो 2 एसिड और 2 बेस से भी रिएक्शन हो जाएगी, प्रोवाइडेड कि आपको वो कंसेप्ट या क्वेश्चन समझ में आ जाए। जैसे कि अगर मैंने मान लो रिएक्शन कराई, लेकिन उसमें थोड़ा सा चक्कर पड़ता है इक्विवेलेंट्स का। हाँ गणेश, ऑल OH जो है वो आयोनाइजेबल होते हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉल्ट ले रहे हो। एक बच्चे ने मुझसे ऑनलाइन क्वेश्चन पूछा है, आप लोग भी सुनो, बढ़िया क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उसने पूछा है कि सारे के सारे OH जो होते हैं क्या वो आयोनाइजेबल होते हैं क्या? तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं, स्पेशल एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है जैसे कि H3BO3 बोरिक एसिड। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, क्या BOH होल थ्राइस लिख सकते हो? तो आप में से किसी बच्चे को अगर ये एसिड में से 3 H निकालता हुआ लगे तो भी ये गलत है, और अगर आप इसको OH माइनस मानते हुए 3 OH माइनस निकालोगे तो भी ये गलत है। एक्चुअली ये ना H प्लस देता है ना ये OH माइनस देता है। क्या बोला मैंने? ना तो ये H प्लस डोनेट करता है ना ये OH माइनस डोनेट करता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है B पर OH, B पर OH और B पर OH, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली इसमें स्पेशल चीज क्या है, इट इज नॉट अ प्रोटिक एसिड। ये तो पक्की बात है कि ये बोरिक एसिड है, और अगर ये बोरिक एसिड है तो ये क्लियर हो गया कि आप इसको बेस तो नहीं बोल सकते हो ना, ये तो बात क्लियर हो गई। इसका नाम इसको लिखो कैसे भी, लेकिन ये है तो कौन, बोरिक एसिड ही है। और अगर ये बोरिक एसिड है तो ये H प्लस देना चाहिए, पर ये अपना H प्लस नहीं देता। ये एक तरह का बोरिक एसिड लिखते हैं, इट इज मोनो एसिडिक या मोनो बेसिक, इट इज अ मोनो बेसिक, और इसको अपन आगे वीक भी लिख लेते हैं। पिछली क्लास में मैंने पढ़ा रखा है 11th क्लास में, वीक मोनो बेसिक लुइस एसिड। अब यहां पे मैंने जो भी बातें यहां पे बोली हैं उन बातों को मैं सिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने एक वर्ड बोला है वीक, मैंने एक वर्ड बोला है मोनो बेसिक, एक बोला है लुइस एसिड, 3 वर्ड्स मैंने बोले। ये वीक क्यों है? कोई भी रिएक्शन करने की कम इच्छा रखता है, वो बताता हूं कैसे। मोनो बेसिक है यानी कि केवल एक बेस के साथ ये रिएक्शन कर सकता है, और लुइस एसिड है। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं। लुइस एसिड का मतलब ये एक तरह का लोन पेयर एक्सेप्टर है। ये क्या है? एक तरह का लोन पेयर एक्सेप्टर। कैसे? अगर हमने बोरिक एसिड की रिएक्शन कराई तो H3BO3 अगर रिएक्शन करेगा, जैसे कि मान लो वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो वाटर अपना लोन पेयर इसको देता है, इट इज अ लोन पेयर एक्सेप्टर। ये कौन हो गया? लुइस एसिड जो लोन पेयर लेता है, और ये कौन हो गया? लुइस बेस जो लोन पेयर देता है। अब इमेजिन करो ऊपर मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है, तो उसके बेसिस पर B पर 3 OH तो पहले से लगे हैं, ये 3 OH मैंने पहले से लगा दिए, और जो वाटर इस पे अटैक करा वो मैंने यहाँ लिख दिया OHH, यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है, आप चाहो तो इसमें से भी H प्लस निकाल के लिख सकते हो, तो H प्लस को अलग लिख लो और यहाँ लिख लो B पर OH, B पर OH, B पर OH, B पर OH और B पर माइनस। मैंने ये वाला जो H प्लस है ना, ये वाला, इस H प्लस को अलग से करके लिख दिया यहाँ। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसने अपना H प्लस नहीं दिया, ये H प्लस किसका है? क्या ये H प्लस पानी वाले का H प्लस है क्या? ये जो पानी है इसी का है ना ये H प्लस, इसने अपना H प्लस नहीं दिया। तो ये कोई प्रोटिक एसिड नहीं है, ये लुइस एसिड है। मोनोबेसिक क्यों? क्योंकि इसके पास केवल एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो केवल एक ही लोन पेयर ले सकता है। ओनली वन लोन पेयर, ओनली वन लोन पेयर एक्सेप्टर, केवल और केवल एक ही लोन पेयर ये ले सकता है, इसलिए ये क्या हो गया? मोनोबेसिक। और ये वीक क्यों है? क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था क्या बैक बॉन्डिंग होती है क्या? बैक बॉन्डिंग कैसे? ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसको देता है? बोरोन की एम्प्टी ऑर्बिटल को। तो बोरोन का पेट खाली था,
तो उसको दूर से लोन पेयर दे दो, लोन पेयर दे दो चाहिए था, और अगर उसी के ऑक्सीजन ने उसको लोन पेयर दे दिया तो पेट थोड़ा सा बढ़ गया, तो बाहर से लोन पेयर लेने की इच्छा क्या हो गई, कम। तो ये वीक क्यों है, क्योंकि इसकी लोन पेयर लेने की इच्छा कम है। और लोन पेयर लेने की इच्छा क्यों कम है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग के चलते इसकी सामने वाले से लोन पेयर लेने की इच्छा क्या हो गई, कम हो गई। बोलो मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है। तो ये उस बच्चे ने ऑनलाइन पे मुझे एक सवाल पूछा था गणेश ने कि सर यहाँ पर ये OH सब आयनाइजेबल होते हैं क्या, तो यहाँ पर देखो चाहे आप H देख रहे हो तो वो भी आयनाइजेबल नहीं है एक चीज, OH देख रहे हो तो वो भी आयनाइजेबल नहीं है। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या बताइए सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट है? कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। चलूं आगे, ठीक है आगे बढ़ता हूं। और मैंने पहला टॉपिक पढ़ा दिया सिंपल सॉल्ट, उसके 3 कैटेगरी, सेकंड पढ़ा दिया मिक्स सॉल्ट। अब आते हैं असली कैटेगरी जिसके लिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक है आइए उसको सीखते हैं। एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। आखिर ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स क्या हैं, सीखते हैं। बड़ी सिंपल सी चीज है, नाम से पता लग रहा है एडिशन यानी कि कोई चीज ऐड हो रही है। ये एक्चुअली बनते कैसे हैं, ये लिखा मैंने सॉल्ट 1, ये मैंने लिखा सॉल्ट 2 गिव्स। एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट से रिएक्शन करता है तब जो चीज बनती है उसको हम कहते हैं एडिशन कंपाउंड्स या एडिशन सॉल्ट्स। एक सॉल्ट दूसरे सॉल्ट से रिएक्शन करेगा, अपन कह सकते हैं दो सिंपल सॉल्ट्स आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये एसिड बेस की रिएक्शन से नहीं बनते हैं, ये दो सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। थोड़ा सा मतलब आप थोड़े और मैच्योर हो जाओ, 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो मैं आपको एक और चीज बताऊंगा कि दो सॉल्ट्स आपस में रिएक्शन भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर सॉल्ट्स के कैटायन और एनायन अलग अलग होते हैं तो वो शो करते हैं आयन एक्सचेंज रिएक्शन, लेकिन अगर एनायन या कैटायन सेम होते हैं तो एक्सचेंज का तो मतलब ही नहीं निकला। मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। इस तरह की जो रिएक्शन है ये एक कहानी, और इसी के पैरेलल एक और कहानी जो कि मेरे लिए अभी एक्स्ट्रा है, वो अभी मेरे काम की नहीं है, वो एक्स्ट्रा कहानी है। वो कहानी क्या है वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। वो कहानी क्या है वो एक्स्ट्रा में समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहानी कुछ इस तरह की है कि हो सकता है कि एक सॉल्ट 1 किसी सॉल्ट 2 से रिएक्शन करे, और यहां पर जो रिएक्शन हो जाए उस रिएक्शन का नाम पता है मैं क्या रखने वाला हूं, उस रिएक्शन का नाम रखने वाला हूं आयन एक्सचेंज रिएक्शन। और उस समय पर पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस समय प्रोडक्ट बनेगा दैट इज सॉल्ट 3 प्लस सॉल्ट 4। ये रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देने की कोशिश करता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। आपने बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जांपल को देखा है पहले। AgNO3 की रिएक्शन अगर मैं NaCl के साथ करूंगा, बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सभी बच्चे बताएंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलो। AgCl प्लस NaNO3, क्या हाँ या ना? इस रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने का ड्राइविंग फोर्स होता है इस AgCl का प्रेसिपिटेशन। ये AgCl जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है, इसके कारण ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है। बट आप देखो क्या इसका एनायन, इसका कैटायन, इसका कैटायन और इसका एनायन, क्या ये सब अलग अलग हैं क्या? तो जब डिफरेंट कैटायंस और एनायंस होंगे, क्या बोला मैंने, डिफरेंट कैटायन एंड एनायंस होंगे, तो जो रिएक्शन होगी उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, आयन एक्सचेंज रिएक्शन। बट दैट मस्ट बी डील ओनली व्हेन, जब ये आयन डिफरेंट होंगे। अगर ये कैटायन एनायन डिफरेंट होंगे तभी इसके बारे में सोचना है, पर ये चीज अभी हमारे काम नहीं आ रही है। इस समय जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 से रिएक्शन करके सॉल्ट 3 प्लस सॉल्ट 4 बना लेते हैं, लेकिन अभी जो हमारी रिएक्शन काम आ रही है वो रिएक्शन ये रही। वो रिएक्शन क्या है आप लोगों के सामने, आप देख सकते हैं, ये रही वो रिएक्शन। वो रिएक्शन क्या है, दैट इज यहां पर दो सॉल्ट्स का एडिशन होने वाला है। मैं इस बात को ज्यादा स्ट्रेस करके इसलिए बोला बिकॉज यहां पर मुझे जरूरत थी इस बात को बोलने की, दो चीजें ऐड होने वाली हैं। तो इसके लिए जरूरी है, जैसे वहां पर डिफरेंट कैटायन और एनायन होने चाहिए, यहां पर वो सेम होने चाहिए, तब जाकर ये ऐड हो पाएगा। इसके एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत देर से बोले जा रहा हूं लेकिन सही बता रहा हूं, एग्जाम्पल दूंगा तो बेहतर समझ पाओगे।
ठीक है, एग्जाम्पल पे जरा ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा बोर्ड को और बड़ा कर रहा हूं सो दैट कि मेरे एग्जाम्पल जो हैं वो और प्रॉपरली आ जाएं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। पहला एग्जाम्पल मैंने यहां पर कुछ इस तरह का लिया, मेरे पास कंपाउंड था KCl, वाटर सॉल्युबल था, उसकी रिएक्शन मैंने कराई MgCl2, वो भी वाटर सॉल्युबल है। MgCl2 भी कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल। तो मैंने यहां पर लिया एक्वस, दोनों का एक्वस सोल्यूशन ले लिया। इसको मैंने सबसे पहले किया मिक्सिंग कर दी, यानी कि मान लो कि इसको एक कंटेनर में ले रखा है और इसको भी एक कंटेनर में ले रखा है और दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया। तो पहले तो करी मिक्सिंग, दूसरा हमने करा क्रिस्टलाइजेशन। क्या मतलब समझते हो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन वर्ड का मतलब क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन वर्ड का मतलब होता है जैसे मान लो पानी में नमक मिलाया, गर्म करो तो पानी उड़ जाएगा, क्या बचेगा नीचे? नमक, वो क्रिस्टल्स बन जाते हैं, तो दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने पहले तो इन दोनों की एक्वस था, मिक्सिंग कर दी, मिक्सिंग करने के बाद में गर्म करा और पानी उड़ा दिया, तो अब हमारे को सॉलिड पाउडर मिला। पाउडर तो क्या बाकायदा क्रिस्टल मिलता है, क्योंकि तो आयनिक सॉल्ट है ना, तो प्रॉपर क्रिस्टल बना लेता है, तो प्रॉपर क्रिस्टल मिल जाता है। उस क्रिस्टल को जब हमने प्रॉपरली ऑब्जर्व करा, चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी कह लो, चाहे एनी ऑफ द मेथड कह लो, तो हमने जब उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करा तो हमें उस क्रिस्टल का फॉर्मूला मिला KCl.MgCl2.6H2O। हमें ये फॉर्मूला मिला, इसको तो क्या मैं सॉलिड कह सकता हूं, क्योंकि तो सॉलिड फॉर्म में मिला। यही तो वो क्रिस्टल है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, क्या एक सॉल्ट था, सिंपल सॉल्ट? क्या ये एक सॉल्ट था? हाँ सर ये सॉल्ट था। क्या ये भी सॉल्ट था? हाँ ये सॉल्ट था। ये सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 दोनों ऐड हो गए, देखो ऐड हो गए ना। सर ये 6 वाटर कहां से आए? अरे ये 6 वाटर बीच में मौजूद होते हैं, याद करो, आपको याद करो, याद दिलाता हूं। क्या आपको याद है कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, कैटायन एनायन, ऐसे लैटिस होता है, उनके बीच में जगह होती है जिनको वॉइड्स कहते हैं, है ना? ऐसा होता है ना कैटायन एनायन का स्ट्रक्चर, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ये कैटायन, ये एनायन, ऐसे होता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इनके बीच में जो जगह होती है उनको क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। इन वॉइड्स के अंदर ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। ये इसको 6H2O, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज होती हैं, जैसे एलम्स में 24H2O होता है ना, .24H2O, सब में अलग अलग होता है, ये याद भी नहीं करना है, पर ये रहता है। अब ये जो सॉल्ट है, ये सॉलिड पार्ट है, ये हमने आज बनाया, फिर हम घर चले गए और कल हमने इस सॉल्ट को आए, सॉलिड पार्ट पड़ा था हमारे पास, सॉलिड सॉल्ट पड़ा था, तो हमने सॉलिड सॉल्ट को क्या करा? हमने सॉलिड सॉल्ट को क्या किया? पानी में डाल दिया। जब हमने सॉलिड सॉल्ट को पानी में डालेंगे तो क्या होगा? सर ये क्या करते रहते हो, कभी आप इसमें से पानी हटाते हो, कभी इसमें पानी डालते हो देखते हैं, जैसे NaCl को पानी में डालते हैं, वैसे सॉल्ट को मैंने पानी में डाल दिया। जब इस सॉल्ट को मैंने पानी में डाला तो मुझे क्या दिखा? मुझे यहाँ दिखा K प्लस एक्वस, यहाँ मुझे दिखा कौन था? Mg+2 एक्वस, यहाँ मुझे Mg+2 एक्वस दिखा, और यहाँ पर मुझे दिखा Cl माइनस एक्वस। जैसे NaCl को पानी में डालते हो तो हमें क्या क्या मिलता है? Na प्लस एक्वस, Cl माइनस एक्वस। वैसे मैंने इसको पानी में डाला तो मुझे ये आयंस मिले। पहले आयंस कौन कौन से थे? क्या पहले आयन K प्लस एक्वस था और कौन था? Cl माइनस एक्वस था। क्या ये दोनों आयंस पहले मौजूद थे? यहाँ कौन मौजूद था? क्या Mg+2 मौजूद था और Cl माइनस मौजूद था? क्या ये आयंस पहले मौजूद थे? क्या ये अभी भी मौजूद हैं? तो सर इसमें नया क्या पढ़ाया आपने? आपने तो क्या करा, दो चीजों को मिक्स करा और बोलते हो ये दोनों चीजें इसमें होगी ना। तो सर होंगी ना, जाएगी कहां? लग रहा है ना, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैंने KCl और MgCl2 को मिक्स कर दिया तो इवेंचुअली सॉल्यूशन में KCl और MgCl2 रहेगा ना, जाएगा कहां? रहेगा ना। सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयन, ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इसमें मिले या ना मिले? मिल गए। सोचो अगर नहीं मिलते तो कुछ जादू हो जाता ना। A B मिक्स करो और मालूम पड़े ये गायब हो गया। वही जादू किसी आदमी ने पहली बार देखा, वही जादू किसी ने पहली बार देखा, तब उसको टेंशन हो गई ये गया कहां। ऐसा जादू अगर मैं आपको दिखाऊं तो वही चीज कॉम्प्लेक्स कहलाती है। क्या चीज? आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें मैंने वही KCl ले लिया,
KCl एक्वस, रिएक्शन मैंने कराई PtCl4 एक्वस के साथ में। पहले आयन कौन मौजूद था, K+ और Cl-, यहां कौन मौजूद था, Pt+4 और Cl-। क्या ये आयंस पहले मौजूद थे? जब मैंने इनकी रिएक्शन कराई तो मैंने यहां पर पहले तो क्या कराई, मिक्सिंग कराई, और दूसरे नंबर पे यहां पर क्या कराया, क्रिस्टलाइजेशन करा दिया। तो जो चीज हमें मिली वो सॉलिड मिली, जो चीज हमें मिली वो सॉलिड। मान लो कि मेरे को ये आता ही नहीं था तो मैंने क्या लिख दिया, इसके जैसा सा टीप टाप के लिख दिया, KCl डॉट PtCl4 डॉट, सर मुझे वाटर नहीं मालूम कितने होते हैं तो मैंने लिख दिया सर यही चीज बनेगी डॉट XH2O लिख दिया मैंने। तो क्या क्या लिखा देखो पढ़ो, KCl डॉट PtCl4 डॉट XH2O। सर मेरे हिसाब से तो ये बना, ठीक है सर। और सर फिर जब आप इसको पानी में डालोगे ना सर, तो मैंने कहा तो क्या होगा सर, जब आप इसको पानी में डालोगे तो हमें यहाँ पर K+ भी मिलेगा सर, हमें यहाँ पर Pt+4 भी मिलेगा, और सर हमें यहाँ Cl- भी मिलेगा। बट इमेजिन करो कि अगर ये ना मिले तो क्या होगा, इमेजिन करो कि अगर ये ना मिले तो क्या होगा, और यही हुआ। हमने इसके अंदर ये देखा कि नॉट ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व्ड नहीं हुए, और क्योंकि ऑब्जर्व नहीं हुए तो हो गई टेंशन, गए कहां, वो कहां गए वो मैं सिखाता हूं। जब इसको बाद में साइंटिस्ट ने समझा कि ये क्या हुआ तो उनको पता लगा कि ये एक्चुअली बन गया K2PtCl6 सॉलिड। जो कंपाउंड बना था वो क्या बना था, K2PtCl6 सॉलिड, और उस K2PtCl6 सॉलिड को पानी में डालने पर ट्वाइस ऑफ K+ एक्वस प्लस PtCl6 2 नेगेटिव एक्वस बन गए। मैं जो कहने जा रहा हूं उस बात को सुनना। क्या ये कौन है? नॉर्मली आपने तो आयंस जब सुना तो क्या सुना, K+ आयन होता है सर Cl- आयन होता है सर, ऑक्साइड माइनस आयन होता है सर, यही सुने ना। क्या ये एक नए तरह का आयन बन गया सर? ये ना तो Pt है ना ये Cl है, ये है क्या, ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स आयन है। क्या है ये? एक तरह का कॉम्प्लेक्स आयन। क्या बताओ, ये जो शक्ल दिख रही है ये PtCl6 2 नेगेटिव, क्या ये Pt है? क्या ये Cl है? इसकी जो चीज होगी क्या ये Pt की प्रॉपर्टी शो करेगी? क्या Cl की प्रॉपर्टी शो करेगी? नहीं। क्या कुछ नई चीज बन गई? नहीं है। इस नई चीज का नाम क्या है बताओ? ऐसा सॉल्ट, ऐसा कंटेनर क्या हमें Pt की प्रेजेंस को बताएगा कि नहीं बताएगा? क्या बताओ, Pt मौजूद है या नहीं है? Pt मौजूद नहीं है। कहां है Pt? ढूंढो। Pt तो इस पैकेट के अंदर बंद है ना, आपको अलग से तो Pt दिखेगा ही नहीं। ऐसा सॉल्यूशन Pt की प्रॉपर्टी तो शो ही नहीं करेगा, Cl- की प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा, K+ की प्रॉपर्टी जरूर शो कर सकता है। ये तो इस नई स्पीशीज की प्रॉपर्टी शो करेगा। इस तरह के कंपाउंड को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कंपाउंड को इसीलिए हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं, बिकॉज ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयन जो यहां थे वो उसके अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि एक नया आयन मौजूद है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इस ऊपर वाले कंपाउंड को जो हमने, ये तो देखो गलत था ही, यही सही है। ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? डबल सॉल्ट। तो अब मैं आपको दो चीजें पढ़ा चुका, ऊपर जो पढ़ाया वो डबल सॉल्ट और नीचे जो पढ़ाया वो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये रहा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ये रहा डबल सॉल्ट। क्या मैं बताऊं आपको कि क्या क्या चीजें होती हैं? अब सुनना मेरे बेटा, दोनों की डेफिनेशन। पहले कोई सवाल किसी को पूछना है ऑनलाइन में? गणेश, तुम्हारी बात का जवाब मैं अभी दे रहा हूं, 1 मिनट में दे रहा हूं। किसी को ऑनलाइन में कुछ पूछना है? श्रेया, और कौन कौन अटेंड कर रहा है? विश्वास, कुछ पूछना बेटा? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मुझे डबल सॉल्ट की डेफिनेशन पूछी जाए तो मैं डेफिनेशन क्या दूंगा? सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखना, मैं भी दिख रहा हूं, आपको चीजें भी दिख रही हैं, मैं जो बोल रहा हूं सुनना। डबल सॉल्ट्स आर द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। डबल सॉल्ट एक तरह के क्या है? एडिशन कंपाउंड्स हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्ट्स। 2 सॉल्ट्स आपस में मिलते हैं और ये डबल सॉल्ट बनाते हैं। एंड इट्स एक्वस सोल्यूशन, उसका जो पानी में सोल्यूशन होता है, शोज
द प्रेजेंस ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। मैं डबल सॉल्ट की डेफिनेशन को एक साथ बोल देता हूं। डबल सॉल्ट्स आर द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple salts and its aqueous solution shows the presence of all the constituent ions। जब सारे constituent ions जो थे वही दिखते हैं तो एक सिंपल डबल सॉल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डबल सॉल्ट, ये इसका नाम है। अब मैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की डेफिनेशन बोलता हूं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ये भी क्या है? एक तरह के एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्ट 1 with salt 2। these are formed by the combination of 2 or more simple salts। क्लियर है? बट देयर एक्वस सोल्यूशन, उनका एक्वस सोल्यूशन उसके सारे आयंस की प्रेजेंस को शो नहीं करता, रादर इट शोज द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? कॉम्प्लेक्स आयन। रादर इट शोज द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। क्लियर हो गई? तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को एक साथ बोल दूं तो क्या बोल दूं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर द सॉल्ट्स व्हिच आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more simple salts, but its aqueous solution do not show the presence of all its constituent ions, rather it shows the presence of newly formed complex ion। newly formed complex ion। क्या ये डेफिनेशन जो मैंने बोली समझ में आ गई या नहीं आ गई? पक्का समझ में आ गई? कोई डाउट हो तो बोल। कोई डाउट है? बोलो। सभी को क्लियर हो गया? हाँ बेटा। ये जो लिखा है वो अभी अपन देखो, एक चीज और मैं बताता हूं कि हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ नहीं रहे हैं। समझो मेरी बात। हम लोग अभी ये नहीं देख रहे हैं कि सर ऊपर वाले में डबल सॉल्ट क्यों बना और सर नीचे वाले में कॉम्प्लेक्स क्यों बना। अभी हमारा ये सोच है ही नहीं। अभी तो हमारी सोच ये है कि आखिर कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं। फील कर रहे हैं अपन कि अगर मैं आपको टेस्ट ट्यूब दे दूं, उसमें मैंने आपको KCl और MgCl2 को मिक्स करा था, तो उसके अंदर K+, Mg+2 और Cl- होने चाहिए, और वो होते भी हैं। तो हमारे दिमाग में कुछ भी स्पेशल नहीं आया। लेकिन अगर मैंने KCl और MgCl2 की रिएक्शन करी, ये PtCl4 की, और इसमें से कोई चीज़ गायब हो गई, तो ये हमारे दिमाग में एक ऐसा थॉट जनरेट कर रहा है, यार कुछ तो नया हुआ है आज। और वो जो कुछ नया हुआ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स आयन। मैं आज आपको कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की बात ही नहीं कर रहा हूं। दूसरी चीज कि सर ये K बाहर क्यों और Pt अंदर क्यों है, वो तो दिख रहा है कि Pt ने Cl के साथ एक बॉन्ड बना के चिपक गया, आयोनाइज नहीं हो पाया, क्योंकि जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो तो टूट जाते हैं, जबकि Pt और Cl के बीच में कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर है। जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है RCl, कार्बन पे क्लोरीन लगा हुआ है, क्या वो पानी में जाके टूट जाते हैं? नहीं टूटते ना। क्यों नहीं टूटते? क्योंकि वो तो कोवेलेंट है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि इस Pt और इन Cl के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया होगा? कोवेलेंट बॉन्ड बन गया होगा, तो ये टूट नहीं रहा है। जबकि K+ तो अभी भी उसके साथ किस रिश्ते से जुड़ा है? आयोनिक बॉन्ड के रिश्ते से जुड़ा है। क्या बताओ, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? क्लियर है? अब अगर मैंने आपको लास्ट चीज जो बताई, वो चीज क्या बताई? मैंने आपको अभी आखिरी चीज ये बताई कि इनको डबल सॉल्ट कहते हैं और इनको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कहते हैं। लेकिन आपको मैंने पहले पेज पर यह भी बताया था कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स को फर्दर हम क्लासिफाई कर सकते हैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में। तो ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है वो मैं समझाता हूं। देखिए जरा अगले पेज पे ध्यान से समझते हैं। अब हम यहां पर लिख रहे हैं दैट इज ए पार्ट, और उसका नाम है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या है? ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आइए सीखते हैं। जो अपनी डेफिनेशन को परफेक्टली ऑनर करें वही परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गए। मैंने बोला, जो सुना आपने, मैंने क्या बोला? जो अपनी डेफिनेशन को परफेक्टली ऑनर करें वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट हो गए। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया और वो एग्जांपल है K4FeCN6। ये एक सॉल्ट है।
मैंने इसको पानी में डाला तो पानी में डालने पर इसने क्या बनाया, मैंने इसको पानी में डाला तो इसने बनाया 4K प्लस एक्वस प्लस FeCN होल 6 4 माइनस एक्वस, ये बनाया इसने। ये कौन है, क्या ये कॉम्प्लेक्स आयन है क्या, ये कौन है, कॉम्प्लेक्स आयन। हम और आप क्या बात कर रहे थे अभी कि सर वो Pt के साथ क्लोरीन जुड़ गया है ना, क्यों जुड़ गया, क्योंकि उनके बीच में कोवेलेंट करैक्टर है। अरे क्यों है भाई, ये कैटायन है ये एनायन है, तो इनके बीच में तो आयनिक बॉन्ड होना चाहिए। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा तोड़ देते हैं, मैंने इसको थोड़ा सा तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया, मैंने इसको तोड़ दिया Fe2+ और 6 साइनाइड में तोड़ दिया, और मैंने कहा ये तो टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, ये तो कैटायन और एनायन है तो टूटना ही चाहिए, ये तो टूटेगा। तो आप में से किसी बच्चे ने कहा सर हमें कैसे पता लगेगा, ये जो सवाल है ना हमें कैसे पता लगेगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मान लो कि मैंने इसको डिटेक्ट करने के लिए इसमें डाल दिया मान लो H2S, क्या डाल दिया, H2S गैस पास करी। जब H2S गैस इसमें पास करी और मुझे यहां पर FeS का ब्लैक PPT बनता है, कैसा PPT बनता है, ब्लैक PPT। अगर मुझे वो ब्लैक PPT यहां मिल गया तो मैं क्या बोलूंगा, यहां Fe+2 था, और अगर Fe+2 था तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये टूट गया। यहां पर कौन था, Fe+2 था, क्योंकि यहां पे PPT आया। PPT तभी आएगा जब H2S किससे रिएक्शन करेगा, Fe+2 से। और अगर यहां पर Fe+2 था यानी कि ये कॉम्प्लेक्स टूट गया, और अगर ये कॉम्प्लेक्स टूट गया तो ये स्टेबल नहीं है, ये इम्परफेक्ट है। कैसा है ये, इम्परफेक्ट। लेकिन हमें यहां पर ब्लैक PPT ऑब्जर्व नहीं होता, हमें यहां ब्लैक PPT ऑब्जर्व नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे, Fe+2 है ही नहीं। और अगर Fe+2 नहीं है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स टूटा नहीं। हम यहां क्या कहेंगे, यहां पर वर्ड लिखेंगे दैट इज नेग्लिजिएबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये डिसोसिएट होने की जो डिग्री है वो नेग्लिजिएबल है। कैसी है वो, नेग्लिजिएबल। नेग्लिजिएबल का मतलब टूटेगा तो देखो थोड़ा सा तो सही, लेकिन टूटा इतना कि दिखा ही नहीं तो फिर काय का टूटा, तो हम क्या बोलेंगे, नेग्लिजिबल। और इसीलिए यहां पर इसकी आ रही है वेरी लो कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने, वेरी लो कंसंट्रेशन। इतनी मतलब यार ये टूटा ही नहीं है, मतलब ये मान लो ये 100 है तो ये 101 मतलब 0.1 भी नहीं है, ऐसा मान लो कि ये जरा सा है, इतना सा है कि H2S इसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर पा रहा। अरे हाँ या ना, तो हम क्या कहेंगे, ऐसे सॉल्ट को क्या बोलेंगे, हम ऐसे सॉल्ट को बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्यों बोलेंगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि इस तरह के सॉल्ट का जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन कैसा होता है, स्टेबल होता है, और इस स्टेबल होने के कारण ये फर्दर टूटता नहीं है, नेग्लिजिबल टूटता है, तो इसीलिए हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इनसफिशिएंट फॉर डिटेक्शन, इतनी लो कंसंट्रेशन है दैट इज इनसफिशिएंट फॉर डिटेक्शन। इनसफिशिएंट फॉर डिटेक्शन। बोलो मेरा बेटू, ये बात समझ में आ रही है सभी को या नहीं आ रही है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब जने बोलो। इनसफिशिएंट फॉर डिटेक्शन, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है कि ये डिटेक्ट करने लायक कोई कंसंट्रेशन इसकी नहीं है। ऑन द अदर हैंड मेरे पास यहां पर बी पार्ट आता है, लेट से इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब बताओ इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल है कैडमियम का एग्जाम्पल है मेरे पास कुछ इस तरह का K2CdCN4। ये कैडमियम का एग्जाम्पल है, और जब इस कैडमियम के एग्जाम्पल को मैंने बिल्कुल ऊपर वाली रिएक्शन से चलते हुए देखते हुए चलना, मैंने यहां पे लिख लिया ट्वाइस ऑफ K+ और यहां लिख लिया जैसे कि CdCN4 2-। ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स आयन, ये तो एक तरह का क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स आयन। इसको फर्दर जब मैंने पानी में तोड़ा तो मुझे क्या मिला, कैडमियम +2 और 4Cn- मिला। ठीक है,
अब ये मिला या नहीं मिला इसको चेक करने के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं। बाय चांस ऐसा है कि यहां पर भी H2S वाला टेस्ट ही होता है, तो अगर मैंने इसके ऊपर H2S डाला और H2S डालने पर मुझे यहां पर CDS का पीपीटी मिला, जो कि एक येलो कलर का पीपीटी होता है। कैसा पीपीटी होता है? येलो पीपीटी। ये पीपीटी हमें मिलता है, और अगर ये पीपीटी हमें मिलता है तो क्या इसकी हाई कंसंट्रेशन बोल सकता हूं? क्या ये क्या बोल सकता हूं? हाई कंसंट्रेशन, यानी कि कैडमियम +2 था। अगर कैडमियम +2 था तो क्या यहां पर एक और वर्ड काम में ले सकते हैं क्या? कुछ इस तरह का एप्रिशिएबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या बोलो, मेरी बात समझ में आ गई? ऊपर वाला तो था नेग्लिजिबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जबकि ये क्या था? एप्रिशिएबल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और अगर ये टूट गया तो क्या ये लेस स्टेबल हो गया क्या? और अगर ये लेस स्टेबल है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? दैट इज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। अब एक बच्चे ने मुझे कहा, एक बच्चे ने पता है मुझे क्या कहा कि सर फिर ये तो डबल सॉल्ट हो गया ना। अगर इसने यहां तो K+ आयन दिखा दिया और यहां कैडमियम भी और साइनाइड भी मिल गया, इसका मतलब सारे आयंस मिल गए, और अगर सारे आयंस मिल गए तो ये क्या हो गया? डबल सॉल्ट हो गया? नहीं, कॉम्प्लेक्स भी तो मिला। ये देखो इक्विलिब्रियम का एरो बना रखा है मैंने यहां पे। हमें, अगर मैं पीछे वाले पेज पे चल के देखता हूं, अगर हमें सारे आयंस मिल जाएं तो डबल सॉल्ट, कुछ मिले और कुछ ना मिले तो कॉम्प्लेक्स। लेकिन कुछ मिले और कुछ ना मिले की भी दो कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज? कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स आयन मिल जाए लेकिन सारे आयंस ना मिले तो ये तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो कि नहीं टूटा। लेकिन अगर हमें कॉम्प्लेक्स आयन भी मिल जाए और सारे आयंस भी मिल जाएं तो वो क्या कहलाएगा? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है ना। मैं वापस समझाता हूं, एक अगले पेज पे लिख के समझाता हूं। डबल सॉल्ट क्या है? डबल सॉल्ट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस मिले। दूसरा हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें हमें क्या मिला? सम कॉन्स्टिट्यूएंट आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तीसरी चीज हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स आयन। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कौन होगा? जिसके अंदर ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, हाँ मुझे भी ऐसे लगा, ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस प्लस कॉम्प्लेक्स आयन। फर्क समझ में आ रहा है? डबल सॉल्ट में सारे कांस्टेंट आयंस मिल गए, जैसे कि K मिला, Mg मिला, Cl मिला, सब मिल गए। जबकि कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आयन मिलना तो जरूरी है ही, तभी तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, एक नई स्पीशीज कॉम्प्लेक्स आयन। लेकिन अगर वो परफेक्ट है तो कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और कुछ सब्स्टिट्यूएंट आयन मिल सकते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलेंगे। जबकि अगर वो इम्परफेक्ट होगा तो सारे तो कांस्टेंट आयंस मिलेंगे और कॉम्प्लेक्स भी मिलेगा। अभी बोलो समझ में आ गया? नहीं आया समझ में? जो ऑनलाइन है वो भी बताओ, बता समझ में आया है नहीं आया बेटा? हाँ बेटा बोल। सर वो डिसोसिएट अपने आप हो जाएगा क्या? डिसोसिएट? कौन सा डिसोसिएट अंगद? सर कॉम्प्लेक्स आयन। नहीं नहीं नहीं, देख दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स आयन थोड़े तो डिसोसिएट होते ही हैं। क्या बोला मैंने? दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स आयन थोड़े तो डिसोसिएट होते ही हैं, लेकिन उनका जो डिसोसिएशन है क्या वो डिटेक्टेबल है या वो डिटेक्टेबल नहीं है? दिस इज द पॉइंट। सर तो वो हमें तोड़ना पड़ता है, ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन में रहते रहते भी टूट सकते हैं वो? नहीं नहीं, सॉल्यूशन में जब हमने उसको डाला, कोई स्विच ऑफ मत करना बस, क्योंकि इसमें से एक स्विच इसका भी है, सिर्फ ऑन करना। नहीं ऊपर वाला कर, F जहां लिखा है उधर, इधर इधर पास वाला F, हाँ ये कर, इसके पास वाला F कर, इसके पास छोड़ दे, इसके पास वाला F कर।
वो उधर वाले करके देख, हो गया हो गया हो गया। हाँ बेटा क्या कह रहा है अंगद, वापस बोल बेटा। सर वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन में रहते रहते खुद ही डूब जाएगा या हमें एक्सटर्नली उसे एक्सट्रैक्ट करके तोड़ना पड़ेगा या कुछ डाल के इस टाइप से? नहीं नहीं, देख बात बता कि NaCl को जब तुम पानी में डालते हो तो क्या वो NaCl को पानी में डालने पर NaCl क्या खुद ब खुद टूट जाता है या NaCl को हम हाथ से तोड़ते हैं? खुद ब खुद। तो बस कोई भी आयनिक चीज पानी में कैसे टूटेगी? अगर उसमें कह रहा हूं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स जैसे कि पीछे वाले पेज पर मैं ये बात कर रहा हूं कि ये देख पीछे वाले पेज पे मैं चला, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूं कि मान ले ये वाला कॉम्प्लेक्स है या ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स पानी में थोड़े थोड़े तो टूटेंगे, ये बात की गारंटी है। लेकिन जो पानी में वो टूटेंगे उसकी डिटेक्टेबल कंसंट्रेशन है या नहीं है? अगर उसकी डिटेक्टेबल कंसंट्रेशन है तब तो हम उसको बोल देंगे ये तो बेकार है, टूट गया। आई रिपीट द वर्ड बेकार, बेकार मतलब इम्परफेक्ट है। लेकिन अगर उसकी कंसंट्रेशन क्या है, नेग्लिजिबल है, कि वो हमें मिला ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, यार ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ये तो टूटा ही नहीं। अगर ये टूटा ही नहीं तो ये स्टेबल है, और ये स्टेबल है तो ये क्या हो गया, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है सर। क्या बताओ, मेरी बात समझ में आ गई सभी को? कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्के समझ में आ गया? अब अगर देखा जाए तो ये जो परफेक्ट और इम्परफेक्ट है, इसको अपन और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स या कई सारे तरीके से इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि मतलब इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो एग्जाम्पल्स मैं काम में ले रहा हूं वो अभी हमारे इस काम के नहीं है। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझो, कि आज मैं आपको कहूं कि सर क्या केवल एक यही एग्जाम्पल है क्या परफेक्ट का, क्या यही एग्जाम्पल है क्या इम्परफेक्ट का? नहीं 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 नहीं, कोई भी एग्जाम्पल को मैं परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों में से एक कैटेगरी में तो डालूंगा ही डालूंगा। इनफैक्ट हम आगे जाके ये भी पढ़ेंगे कि आज तो तुमने इनको डिटेक्ट करने के लिए किसको भेजा था, H2S को भेजा था, और H2S ने पता लगाया कि ये तो मौजूद नहीं है और ये मौजूद है। अरे हाँ या ना? ये डिटेक्ट करने जो पुलिस थी, तो पुलिस कौन सी गई चोर को ढूंढने? H2S नामक पुलिस गई, जिसने ऊपर तो चोर को नहीं ढूंढ पाई लेकिन नीचे ढूंढ लिया। अरे हाँ या ना? मैं H2S की जगह किसी और चीज को भेज दूं तो, और वो डिटेक्ट ऊपर वाले को भी कर लेगा, क्योंकि देख टूटेगा तो वो भी हल्का सा, तो हम क्या कह देंगे, उस पुलिस के हिसाब से ये भी चोर निकला। क्योंकि चोर की चोरी तो तभी साबित होती है जब वो पकड़ा जाए। अब कोई पुलिस उसको नहीं पकड़ पा रही है, कोई हो सकता है दूसरी पुलिस पकड़ ले, सिंपल सी बात है। तो हम ये कहेंगे कि दिस इज परफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू H2S, दिस इज इम्परफेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू H2S। पर हो सकता है कि कोई और मैं रिएजेंट डालूं, वो रिएजेंट क्या कर दे, वो डिटेक्ट कर ले। हो सकता है वो इसको डिटेक्ट कर ले, इसको डिटेक्ट ना करे, तो उसके रिस्पेक्ट में ये इंपरफेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट। पर मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि आज मेरा मोटिव वो एग्जाम्पल को समझाना नहीं था। आज मेरा जो मोटिव था वो बेसिकली क्या था, ये समझा देना कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट का मतलब क्या होता है। कि अगर मैं आपको सिचुएशन दे दूं कि ये चीज मैंने डाली और ये डिटेक्ट हो गया, अब बताओ ये क्या है, या ये चीज मैंने डाली और ये डिटेक्ट नहीं हो गया, सिचुएशन दे दूं तो आप उसको परफेक्ट और इम्परफेक्ट प्रूव कर पाओगे कि नहीं। दिस इज द बेसिक पॉइंट। समझ में आ रही है मेरी बात? आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को प्रॉपरली क्लियर है, कोई डाउट थोड़ी है किसी बच्चे को? आ गया समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और इस जगह से हम नेक्स्ट जो सेकंड टॉपिक है मेरी इंडेक्स का, उस पर आ जाता हूं। पहला टॉपिक था टाइप्स ऑफ सॉल्ट, आई थिंक आप सभी बच्चों को टाइप्स ऑफ सॉल्ट क्लियर है। सेकंड टॉपिक पे आ जाता हूं, और वो है कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी मैं समझाने जा रहा हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। कोई डाउट हो तो फिर पूछ लो, कोई डाउट ऑनलाइन, कोई डाउट? गणेश, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है। मैंने यहां पर लिखा MLX प्लस माइनस N, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स को शो किया जाता है तो इस तरह का ब्रैकेट लगा दिया जाता है, यह समझाने के लिए कि दिस इज अ पैकेट, एक पैकेट है जिसमें कोई चीज बंद है। ये मेटल और लिगेंड के बीच में एक ऐसा संबंध बन गया, एक ऐसा अट्रैक्शन बन गया, एक ऐसा अटैचमेंट हो गया कि ये अलग नहीं हो रहा है, ये एक ही हो गए दोनों। इसको शो करने के लिए हम एक ब्रैकेट बना देते हैं।
वैसे एक बात बताऊं, इस चैप्टर की शुरुआत 3 तरीके से की जाती है। एक वो जो कि हम कर चुके, टाइप्स ऑफ सॉल्ट बता के, दूसरी शुरुआत यहां से जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं, और तीसरी शुरुआत वर्नर्स थ्योरी से। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो वहां पर टाइप्स ऑफ सॉल्ट तो बाद में बता रखा है, इनिशियल वर्नर थ्योरी समझा रखी है। वहां पर वो ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताया, उसने क्या देखा स्पेशल कि उसको देखकर बड़ा अजीब लगा, जैसे आज आपको लगा था। क्या लगा था याद करो, कि सर आयंस तो मिलने चाहिए थे, आयन गायब कैसे हो गए, पर गायब हो गए थे ना आयंस। वैसे ही वर्नर ने भी कोबाल्ट की कॉम्प्लेक्सेस पर या कोबाल्ट के कंपाउंड्स पर स्टडी करी। जब उसने कोबाल्ट के कंपाउंड पर स्टडी करी तो उसने क्या पाया, कोबाल्ट के कंपाउंड पर स्टडी करने पर उसने पाया कि कोबाल्ट +3 गायब हो गया। और कोबाल्ट +3 गायब हो गया तो एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन थी, उसको लगा ये तो कुछ नया हो गया। और उसी दिन उसके दिमाग में आ गया, अगर मैंने इस बात को प्रूव कर दिया कि कोबाल्ट +3 गायब हो गया और वो कहां चला गया, तो साइंटिस्ट बन जाएगा। और वर्नर थ्योरी प्रूव कर दी वर्नर ने इस तरह से। मैं यही चीज आपको कह रहा हूं, चैप्टर की शुरुआत 3 तरीके से हो सकती थी। अब मैंने आपको पहले सिचुएशन में डाल दिया। क्या मैंने आपको भी एक सिचुएशन में डाला, आपको आयंस गायब मिल गए तो आपको लगा अरे यार ये तो नई चीज बनी, तो वो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट कर दी। अब थोड़ा थोड़ा हमारे दिमाग में क्लियर हो गया, इसीलिए अब मैं यहां से इस बात को बताने जा रहा हूं कि MLX करके एक एंटिटी है। उस MLX एंटिटी को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं इस MLX एंटिटी में क्या क्या चीजें इसके अंदर मौजूद हैं, उन तीनों चीजों को पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज मेरे पास आती है M। ये M क्या है? दिस M इज नोन एज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये क्या चीज कहलाती है? दैट इज सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये जो चीज कहलाती है सेंट्रल मेटल एटम और आयन कहलाती है। अब सेंट्रल मेटल एटम और आयन के ऊपर हमारे पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं, 2 चीजें बताता हूं। ये जो सेंट्रल मेटल एटम और आयन होता है, ये एक तरह का लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड का मतलब क्या? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये जो L दिख रहा है ना, इसको कहते हैं लिगेंड। ये लिगेंड से लोन पेयर ले लेता है और उसके साथ एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ये इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो बॉन्ड बनाएगा, है ना। दूसरी चीज कि हमारे दिमाग में कभी कभी आता है कि सर मैंने तो जितने भी कॉम्प्लेक्स, जैसे आप भी आपने बोर्ड पे लिख के बताए थे, एक था K2PtCl6, एक था K4FeCN6, एक था K2CdCN4। ये तीनों कॉम्प्लेक्स आपने कैडमियम के, प्लेटिनम का और आयरन, ये तो डी ब्लॉक के हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स जो बनाता है वो कौन से सिचुएशन के हैं? डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। पर ऐसा है ही नहीं। क्या आप लोगों को क्लोरोफिल जानते हो? क्लोरोफिल पेड़ों में होता है। क्या उसके सेंटर में कौन होता है? मैग्नीशियम। सुना है आप लोगों ने? तो मैग्नीशियम तो एस ब्लॉक का है। सोचो उसने भी कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो किसका हो, एस ब्लॉक का हो सकता है पी ब्लॉक का, हो सकता है वो डी ब्लॉक का। हम अभी पढ़ते दौरान तीनों, तो हमने बोला कि सेंट्रल मेटल एटम आयन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक किसी का भी हो सकता है। तीसरी बात हमारे दिमाग में पता है क्या आती है? सर आपने ऊपर लिखा है मेटल एटम और आयन। सर ये बात समझ में नहीं आई, क्या वो एटम है या वो आयन है? यानी कि कैटायन ही है, क्योंकि जब भी मैं आपको बोलता हूं मेटल तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा पहली चीज जो दौड़ती है मेटल कैटायन, मेटल कैटायन। हम तो हमेशा यही बोलते आ रहे हैं आज तक, मेटल कैटायन। तो हमारे दिमाग में तो मेटल कैटायन ही रहता है। जबकि ध्यान रखना कि मैं इस बात को बोलूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो। इनफैक्ट जीरो और पॉजिटिव तो आपने भी मन में सोच ली होगी, लेकिन नेगेटिव नहीं सोची। जबकि सोचो मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहता है। मैं यहां पर कुछ पैरेलल एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा K4FeCN6। इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। देखो +2 आ रही है, अरे हाँ या ना। मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा कुछ ऐसा, कॉपर, और यहां पर मेरे पास आ गया लेट्स से अमोनिया NH3 और बाहर आ गया सल्फेट। क्या कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर भी क्या रही है? +2 आ रही है। निकालना आता है ऑक्सीडेशन स्टेट? सिंपल सी बात है। यहां पे साइनाइड पे -6 है, K+4 है, +4 और -6 कितने बचे? -K2। अगर -K2 यहां पर हैं तो +K2 आयरन हो जाएगा ना। टोटल चीज तो न्यूट्रल है, माइनस और प्लस को बराबर करना है। ऐसे देख लो, माइनस के कितने? 6 में से 4 तो पॉजिटिव K के हो गए, बचे हुए कितने? आयरन +2 हो गया।
नहीं समझ में आया? ये आ गया? आ गया। वैसे यहां पर अमोनिया तो जीरो होता है, अमोनिया पे कोई चार्ज थोड़ी होता है यार, अमोनिया तो न्यूट्रल है। सल्फेट में -2, तो कॉपर पे क्या चार्ज हो जाएगा? +2। तो ये वो दो एग्जांपल है जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, प्रूव्ड। न्यूट्रल, न्यूट्रल देखो यहां मैंने लिखा NiCO4। क्या NiCO4 में कार्बन मोनोऑक्साइड पे तो चार्ज होता ही नहीं है भाई साहब, और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड पे चार्ज नहीं है तो निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 0। ये निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 भी मैंने प्रूव कर दी। तीसरी चीज, तीसरा एग्जांपल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये है MnCO5-1। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं है, लेकिन डब्बे पे चार्ज -1 है। उससे प्रूव होता है कि ये Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्योंकि और तो किसी पे चार्ज होगा नहीं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल होता है। तो यानी कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कैन आल्सो बी पॉसिबल। तो मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? क्या मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? बोल बेटा, आ गया समझ में? अगली चीज पे चलते हैं। ये L क्या है? ये जो L है, दिस इज नोन एज सराउंडिंग लिगेंड। सराउंडिंग लिगेंड। अभी जो सराउंडिंग लिगेंड है, ये कोई ऐसा नहीं कि इतनी सी जगह में ये पूरा आ जाएगा। इसकी तो बाकायदा पूरी डेफिनेशन है, पूरी थ्योरी है इसकी। तो सिर्फ नाम देके यहां छोड़ रहा हूं, अगले पेज पर इस सराउंडिंग लिगेंड को डिटेल में डिस्कस करता हूं। तो L क्या है? सराउंडिंग लिगेंड। क्या होता है? ये लोन पेयर देने वाला होता है, उसको सराउंडिंग लिगेंड कहते हैं। अब इसके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करते हैं। अभी अगर अपन यहां पर देखें तो यहां पर कुछ X लिखा है। क्या कोई बता सकता है ये X क्या है? L के आगे X लिखा है, ये X क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो X जो है हम तो समझते हैं, X क्या है? बता सकता है आप में से कोई X क्या है? जो दिख रहा है वही, दैट इज नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड। नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड। लेकिन आप में से कुछ बच्चे जो बोलना चाह रहे थे वो मैं बताता हूं। आप में से कुछ बच्चे जो इस चैप्टर को पहले से पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, वो पता है क्या कहते हैं? इस X को कह देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोल देते हैं इसको? इस X को बोलो क्या बोल देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। जबकि ये X वो कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है। तो सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है सर? वो मैं आपको सिखाता हूं। क्या X समझ में आ गया? कितने L हैं? दिख रहा है ना, L के आगे X लिखूंगा तो वही होगा, है ना। लेकिन एक और वर्ड आता है जिससे हम इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, और वो पता है वर्ड क्या है? दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं आपको वो वर्ड सिखाने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। जरा बोर्ड पर सभी जने ध्यान से देखना, मैं यहां पर एक वर्ड लिख रहा हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये दिख रहा है आप सभी बच्चों को? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर अभी तो दिख रहा है, डिनोटेड बाय सिंबल CN। CN से इसको डिनोट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और पेयर्स एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन। CMI लिख दिया। इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू सराउंडिंग लिगेंड। थ्रू सराउंडिंग लिगेंड्स। जो सराउंडिंग लिगेंड्स हैं उससे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर उसने लिए, वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं आगे पूरी डेफिनेशन लिख रहा हूं। इज नोन एज KA, नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सर इस बात को लिख के आपने क्या ऐसा स्पेशल कर दिया? इस बात को लिखकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डिफाइंड फॉर मेटल, ना कि लिगेंड। जैसे कि ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स लिखे हैं 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 कॉम्प्लेक्स लिखे हैं ना। तो यहां पर मैं बोलूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर, तो वो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा? इस
मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, आयरन का, कॉपर का, निकिल का, Mn का कोऑर्डिनेशन नंबर किसके लिए डिफाइंड है? मेटल के लिए डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेटल होता है उसके लिए डिफाइंड है, ये लिगेंड के लिए डिफाइंड नहीं है। किसके लिए डिफाइंड है? मेटल के लिए डिफाइंड है। तो मुझे बताओ कैसे डिफाइन करें? आप में से कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है कि इसको डिफाइन कैसे करें? कोई बताओ, यहां पर कोई बता सकता है मुझे कोई एग्जाम्पल देके? जैसे कि यहां पहला जो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देखो और बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करो और बताओ कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आएगी। कोई बता सकता है? देखो जरा ध्यान से, मैं सिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखना। यहां पर एक साइनाइड एक लोन पेयर देता है, तो आयरन Fe+2 जो है वो साइनाइड से जो लोन पेयर ले रहा है, वो साइनाइड, कितने साइनाइड है? 6 साइनाइड है। तो एक साइनाइड से एक लोन पेयर लेगा, तो बताओ आयरन ने कितने लोन पेयर ले लिए? 6 लोन पेयर ले लिए। कितने लोन पेयर ले लिए? 6 लोन पेयर। तो ये यही तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, कितने करे? 6 पेयर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। सेकेंड वाले केस में, सेकेंड वाले केस में यहां है कॉपर 2+, ये अमोनिया से लोन पेयर ले रहा है। एक अमोनिया एक लोन पेयर देता है। एक अमोनिया कितना लोन पेयर देता है? एक। तो बताओ 4 अमोनिया कितने लोन पेयर देंगे? 4 लोन पेयर देंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? दैट इज 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। अगले में यहां पर है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये मैंने कहा निकिल जो है, ये निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड से लोन पेयर ले रहा है। कितने कार्बन मोनोऑक्साइड हैं? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। वैसे ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमें दिख रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 5। तो सर एक बात बताओ, यहां जो ये नंबर है यही तो कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये तो नंबर ऑफ लिगेंड है और कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और होता है? वो मैं आपको यहां एक और एग्जाम्पल में समझाता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है, मैंने यहां लिखा कॉपर En होल ट्वाइस सल्फेट। ये En जो होता है, ये En क्या है? दिस इज नोन एज इथाइलिन डायमीन। ये हो गया CH2, यहां आ गया NH2, यहां आ गया NH2। ये सिस्टम कहलाता है इथाइलिन, 2 NH2 लगे हुए हैं तो नाम हो जाता है इथाइलिन डायमीन। ये रहा यहां कॉपर +2, ये कॉपर +2 इससे लोन पेयर ले रहा है, इससे लोन पेयर ले रहा है। एग्जैक्टली ऐसा ही एक मैं नीचे बना देता हूं, NH2 हमने बना दिया, फिर हमने यहां पे क्या बना दिया? NH2 बना दिया, फिर यहां लगा दिया CH2, यहां लगा दिया CH2, यहां लगा दिया NH2। ये इसको लोन पेयर दे रहा है, ये इसको लोन पेयर दे रहा है। जरा देख के बताओ एक कॉपर कितने लोन पेयर ले रहा है? 4 लोन पेयर ले रहा है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। जबकि लिगेंड का काउंट कितना है? 2 है। यहाँ लिगेंड, एक लिगेंड ऊपर है, एक लिगेंड नीचे है। इस पूरे को एक लिगेंड कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ बना रखा है, दिस इज 1 लिगेंड, ये एक लिगेंड है। तो ऐसे लिगेंड कितने हो गए? एक ऊपर एक नीचे है, 2 लिगेंड्स हो गए। अरे हाँ या ना, बोलो तो सही। लिगेंड्स कितने हो गए? 2 लिगेंड्स हो गए। तो ये मैंने 2 लिगेंड बना रखे हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन पेयर लिए? कितने लिए? एक इधर से, 2 इधर से, 3 इधर से, 4 इधर से, 4 लोन पेयर लिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर और एक्स 2 अलग अलग बातें हैं। तो जो बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा था वो बात आपके क्लियर है। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है दैट इज नंबर ऑफ सराउंडिंग लिगेंड, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ और है। कोऑर्डिनेशन नंबर वो होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट। अब आपको इन एग्जाम्पल में कुछ चीजें समझ में नहीं आई है क्या? सर ये En क्या था सर, हमें समझ में नहीं आया सर ये कैसे पता लगेगा कि कौन कितने लोन पेयर देता है? तो ये तो लिगेंड्स पढ़ेंगे तब अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब अपन लिगेंड टॉपिक पढ़ेंगे तो ये चीज ऑटोमेटिक ही कवर हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई क्या? आगे चलते हैं। यहां पर हमारे पास में जो चीज आई है वो आ गई है। यहां पर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? हमने M पढ़ लिया, L पढ़ लिया, X पढ़ लिया। अब आता है डब्बे पे चार्ज, दैट इज +-N। तो यहां N क्या है? ये जो अगली चीज है ये N, ये N क्या है? दिस इज अ चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आने वाला चार्ज है। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आने वाला चार्ज
पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया। बताओ इस जगह पर चार्ज कितना आ रहा है। यहां पर अगर मैं आपसे चार्ज पूछूं तो यहां चार्ज कितना आ रहा है इस जगह पर? बोलो, इस पे चार्ज कितना आ रहा है? K4 है तो यहाँ -4 आ रहा है, तो यानी कि इस डब्बे पे चार्ज यहां पर कितना आ गया? -4। यहां नीचे अगर मैं चेक करूं तो यहां सल्फेट लिखा हुआ है। अगर सल्फेट लिखा हुआ है तो बताइएगा इस डब्बे पे चार्ज कितना? +2 होगा। अरे बोलो भाई, इस डब्बे पे चार्ज कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और इस डब्बे पे चार्ज कितना आ रहा है? -1। तो इस डब्बे पे चार्ज माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो डब्बे पे चार्ज है, दैट कैन बी नेगेटिव, दैट कैन बी पॉजिटिव, दैट कैन बी 0। इट इज सिंपली द चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। बोलो मेरा बेटा समझ में आ गया या नहीं आ गया? क्या डाउट? ऑनलाइन कोई डाउट आपको? अरे अनाया यहां पर आ गई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये चीज क्लियर हो गई सभी बच्चों को? यहां तक क्लियर हो गया। अब अपन यहां पर अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैं अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है? लिगेंड्स हैं दैट इज सिंपल सी बात है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होंगे, जो कि मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। तो यहां पर एक एक करके सारी बातें अगर अपन इसके बारे में लिखें तो ये हो गए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर एक बात को समझ लेते हैं कि हो सकता है कि ये लोन पेयर डोनर हो, लोन पेयर डोनर हो, और हो सकता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर भी हो सकते हैं। जैसे कि बेंजीन, क्या बेंजीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड सामने वाले को दे सकता है? तो ये लोन पेयर देते हैं। अभी अपन ने जितने भी एग्जांपल पहले देखे थे सभी में लोन पेयर दे रहा था, तो ये लोन पेयर डोनर हो सकता है। बट ये और क्या हो सकता है? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनर भी हो सकता है। क्लियर है? दूसरी बात कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो ये होने चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, पता है आपको इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ऑक्टेट क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट एक्सपैंडेड चलेगा लेकिन ऑक्टेट कम नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी के बारे में और डिस्कस करते हैं। लिगेंड्स जो होते हैं, जो लिगेंड्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर अगर देंगे तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि लिगेंड्स आर लुईस बेस? क्या वो लुईस बेस हो सकते हैं? अपना अगर कोई लोन पेयर देगा, इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो वो क्या कहलाएंगे? लुईस बेस। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स हैं। आगे चलते हैं। जो लिगेंड्स होते हैं, अगर उनकी हम चार्ज की बात करें तो चार्ज के बेसिस पे क्या वो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं? क्या वो न्यूट्रल हो सकते हैं? और क्या वो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं? सर नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल तो फिर भी समझ में आता है, ये पॉजिटिवली चार्ज समझ में नहीं आता। तो तीनों के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि F- हो गया, F-, जैसे कि साइनाइड हमने लिखा था, जैसे कि OH- हो गया, जैसे कि NH2- हो गया। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, अपना लोन पेयर दे रहे हैं। जैसे कि ऑक्सिलेट हो गया C2O4 जैसे कि कार्बोनेट हो गया CO3 ये सब क्या है? नेगेटिवली चार्ज है और अपना लोन पेयर मेटल को दे सकते हैं, तो दे आर नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स। इसी तरह से न्यूट्रल लिगेंड्स, अभी आपको याद है मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा था, क्या वो न्यूट्रल लिगेंड है? क्या अमोनिया लिखा था, क्या वो न्यूट्रल लिगेंड है? क्या वाटर लिखा था, क्या वो न्यूट्रल लिगेंड है? क्या बताओ, अभी हमने इसके जस्ट पहले एक EN भी लिखा था, इथाइलिन डायमीन, क्या उसमें भी कोई चार्ज नहीं था? वो भी न्यूट्रल लिगेंड है। बहुत सारे, मतलब इन सभी के आखिरी में एटसेट्रा लगाना तो बनता है। इतने सारे हैं कि अभी अपन पूरी लिस्ट पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है?
आगे चलते हैं पॉजिटिवली चार्ज। ये जरूर थोड़ी सी रेयर कैटेगरी है। इसके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल होता है NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव जिसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम इसका नाम होता है, या फिर इसको नाइट्रोसीलियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रोसीलियम। और दूसरा एग्जाम्पल होता है N2H5 पॉजिटिव। क्या नाम बोला मैंने? N2H5 पॉजिटिव, N2H5 पॉजिटिव, दैट इज हाइड्रेजीनियम, हाइड्रेजीनियम। तो पहला एग्जाम्पल है नाइट्रोसोनियम, दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रेजीनियम। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? अंगद क्लियर है बेटा? श्रेया क्लियर है? विश्वास क्लियर है? गणेश? बेटा जनरली जो मेटल होते हैं वही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि उनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा है कि क्या मेटल होना ही जरूरी है क्या इस MLX के M में? तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेटल हो, लेकिन पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। और पोलराइजिंग पावर ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हम अपनी नेचर में देखते हैं उसके अंदर अधिकतर कॉम्प्लेक्स मेटल के ही होते हैं। जबकि इंपॉर्टेंट ये नहीं कि मेटल होना जरूरी है, क्योंकि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड ये जो शब्द हैं ये कन्वेंशन से डिसाइड हुए हैं। ये रियलिटी तो है नहीं, ये तो कन्वेंशन डिसाइड हुए हैं। जबकि कॉम्प्लेक्सेस तो कोई भी एलिमेंट बना सकता है, कॉम्प्लेक्सेस तो कोई भी एलिमेंट बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम भी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हाँ बना लेगा। बोरोन भी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। बोरोन जो है उसका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला क्या था? अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, BOH⁴ जब मैंने बोरिक एसिड की OH- से रिएक्शन कराई थी तो कंपाउंड जो बना था वो क्या बना था? BOH⁴ अब आप उसमें देखेंगे तो बोरोन क्या है? एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके बावजूद भी उसने क्या बना लिया? कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जरूरी नहीं है, बस ये होना चाहिए कि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। एक और बच्चे ने मुझे सवाल पूछा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट तो भी उसके पास लोन पेयर हो सकते हैं ना? नहीं बेटा, जैसे एग्जाम्पल जो गणेश तुम बोल रहे हो उसका एग्जाम्पल तो केवल कार्बीन है। कार्बीन जो स्पीशीज होती है उस कार्बीन के अंदर कार्बन पे लोन पेयर होता है और उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। ऑक्टेट कैसा होता है? इनकम्प्लीट। और इसीलिए ये स्पीशीज नॉट अ लिगेंड, ये कभी भी लिगेंड नहीं हो सकती। तो जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो लिगेंड नहीं हो सकते, क्योंकि देखो एक बात बताओ यार, उसका खुद की डेफिशिएंसी है, वो इलेक्ट्रॉन मतलब पोटेंशियल अगर अपन देखें तो उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पुल करने का होगा या इलेक्ट्रॉन दे देने का होगा? पुल करने का होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे? गणेश, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, ऑनलाइन सभी बच्चों को सब क्लियर है? चलिए, तो मैंने आपको बता दिया चार्ज के बेसिस पर किस तरह से हम लिगेंड को क्लासिफाई करेंगे। दूसरी कैटेगरी जो हमारे पास आती है, अगली कैटेगरी क्या है वो देखो। ये तो हो गया पहला, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, दैट कैन बी नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। दूसरी कैटेगरी आती है बी कैटेगरी, और वो आती है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। मैं आप में से हर एक बच्चे को एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप में से किसी को लग रहा है कि सर बस लिगेंड इतने से ही होते हैं क्या, तो अभी लिगेंड की अपन एक डीपीपी सॉल्व करेंगे। लिगेंड को अपन जब डिस्कस करने जाएंगे ना तो आपको पता लगेगा लिगेंड का कोई एंड ही नहीं, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। अभी अपन सिर्फ कैटेगराइजेशन समझ रहे हैं, बाकी जब एग्जाम्पल खोल के लिखेंगे तो इतने सारे एग्जाम्पल्स होंगे कि मतलब आपको मजा आ जाएगा, तब समझ में आएगा कि हाँ यार ये सब लिगेंड्स हो सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि आप में से किसी बच्चे को लगे कि है ना सर बस मेरे को सारे लिगेंड्स याद हो गए। दूसरी चीज, एक बात और बताता हूं कि लिगेंड्स जितने भी मैंने आपको कराए हैं एटलीस्ट उतने तो आपको आने ही चाहिए। उनका नाम, उन पे चार्ज कितना है, उनकी डोनर साइट कौन सी है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन लोन पेयर नहीं देता, कौन देता है? कार्बन लोन पेयर देता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, तो पहले तो ये वर्ड समझें कि सर ये वर्ड क्या होता है डेंटिसिटी। मैं उस डेंटिसिटी वर्ड को समझाता हूं, देखिए सब जना बोर्ड पे ध्यान से।
डेंटिसिटी। जैसे कि अभी आपने मेटल के इलेक्ट्रॉन पेयर वो कितने लेता था उसको क्या कहते थे, बोलो सब जने ऑनलाइन बोलो, जो मेटल जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेता था उसको क्या कहते थे? मेटल जितने नंबर ऑफ लोन पेयर लेता था उस मेटल का क्या कहलाता था? वो क्या वो कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता था मेटल का? क्या कहलाता था वो मेटल का? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता था। अरे हाँ या ना? एक बात तो बता, सही कह रहा हूं ना? मेटल जितने इलेक्ट्रॉन पेयर लेता था वो क्या कहलाता था मेटल का? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता था। हाँ या ना? बोलो तो सही, ये बात क्लियर हो गई। वैसे ही जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो उस लिगेंड की डेंटिसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है वो? डेंटिसिटी। जैसे कि अपन ने एग्जाम्पल जितने भी पढ़े थे, जैसे अमोनिया ने 1 लोन पेयर दिया था, साइनाइड ने 1 लोन पेयर दिया था, कार्बन मोनोऑक्साइड ने 1 लोन पेयर दिया था। अरे दिया था क्या? लेकिन याद है उसमें से एक मैंने एग्जाम्पल लिया था EN, उसमें 2 NH2 ग्रुप थे, दोनों NH2 ने एक लोन पेयर दिया था, तो टोटल लिगेंड ने कितने लोन पेयर दिए? 2। तो लोन पेयर कितने दिए? 2 लोन पेयर दिए। तो हम कहेंगे डेंटिसिटी कितनी हो गई उसकी? 2 डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी की डेफिनेशन क्या हुई बताओ? डेंटिसिटी क्या कहलाएगी बताओ, कोई बताएगा? डेंटिसिटी क्या हो गई? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर और पेयर्स डोनेटेड बाय अ लिगेंड, याद रखना, एक लिगेंड, बाय अ लिगेंड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल मेटल एटम और आयन को जितने लिगेंड। अब इसके बेसिस पे एक बात बताओ, क्या इसके बेसिस पे अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं तो क्या मैं इसको मोनोडेंटेट कह सकता हूं? क्या कह सकता हूं? मोनोडेंटेट। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने अमोनिया लिख लिया, 1 लोन पेयर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड लिख लिया, 1 लोन पेयर देगा। इसके अलावा मैंने वाटर में होते 2 लोन पेयर हैं, वो देता कितना है? 1 ही देता है। तो यहां पर ध्यान रखना, मैं इसको थोड़ा सा साफ लिख दूं। ये मैंने लिख दिया वाटर में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, देता कितना है? 1। जैसे साइनाइड मैंने लिख लिया, जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिख लिया। और एग्जाम्पल हमने अभी क्या क्या पढ़े थे? ये हो गया। और इसके अलावा बोलो एग्जाम्पल क्या पढ़े थे अपन ने अभी? F- Cl- आ गया, Cl- आ गया, और कौन आ सकता है? साइनाइड आ गया, अमोनिया आ गया। अरे देखो PH3 आ गया, क्या PF3 आ गया। ये सब एक लोन पेयर ही दे सकते हैं। जैसे कि PPH3 आ गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये 1 लोन पेयर दे सकता है। जैसे कि पिरिडीन आ गया, पिरिडीन होता है ना, पिरिडीन जानते हो क्या होता है? पिरिडीन क्या होता है? पिरिडीन बताओ। ये बेंजीन बनी होती है, यहाँ नाइट्रोजन होता है और यहाँ पर लोन पेयर होता है। चलो ये एग्जाम्पल डिटेल में पढ़ेंगे तब अपन बात कर लेंगे, अभी तो अपन सिंपल नाम से बात कर लेते हैं। यहाँ अमोनिया हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंपल एक लाइन के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दूसरा मेरे पास जो हो गया उसको कहते हैं बाइडेंटेड। क्या कहते हैं उसको हम? बाइडेंटेड का मतलब जो 1 से ज्यादा लोन पेयर दे सकता है, यानी कि 2 लोन पेयर दे सकता है। इसका एग्जाम्पल में जैसे कि मैंने ऑक्जिलेट अभी आपको बताया था, ये देखो ऑक्जिलेट का स्ट्रक्चर। ऑक्जिलेट के स्ट्रक्चर में क्या हुआ? ये आ गया O-, ये आ गया O-। अब यहां से भी लोन पेयर देगा, यहां से भी लोन पेयर देगा, एक साथ दोनों लोन पेयर दे रहा है मेटल को। ये रहा मेटल, इस मेटल को यहां से भी लोन पेयर दिया जा रहा है, यहां से भी दिया जा रहा है। हाँ या ना? और एग्जाम्पल जैसे कि अभी आपको मैंने EN बताया था, EN का एग्जाम्पल कुछ इस तरह का था। क्या यहां कौन था? NH2 और यहां कौन था? NH2। ये था मेटल। अब ये क्या हो रहा था? इधर से 1 लोन पेयर, इधर से 1 लोन पेयर। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड्स कहलाता है। इसका नाम क्या था? ऑक्जिलेट। और इसका नाम क्या था? इथाइलिन डायअमीन। बोलो, ये सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए? इसी तरह से और इससे ज्यादा कोई देगा तो उसको अपन क्या कह देंगे? पॉलीडेंटेड। क्या बोल देंगे? पॉलीडेंटेड। क्या मेरी बात समझ में आ गई? 3 से ज्यादा। ट्राइडेंटेड, टेट्रा, हाँ तो जो नाम होगा वो बोल देंगे। ट्राइडेंटेड होगा, टेट्राडेंटेड होगा, पेंटाडेंटेड होगा, हेक्साडेंटेड होगा, ऐसे हो सकते हैं। तो जो जितना डेंटिसिटी होगी वो उसके नाम से उसका नाम दे देंगे। अभी आप समझो, मैं आपको फिर बोलने जा रहा हूं कि मैं इनके एग्जाम्पल डील नहीं कर रहा हूं, वो तो अभी बाकी है। अभी तो मैं सिर्फ आपको क्या पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? अभी तो मैं इसको सिर्फ कैटेगराइज कर रहा हूं। जब लिगेंड की हेडिंग डालूंगा, एग्जाम्पल्स लिखने चालू करूंगा लिगेंड्स के, तो एंड ही नहीं होगा, इतने एग्जाम्पल होंगे हमारे पास।
ठीक है, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सभी को? बोलो। लेकिन एक और स्पेशल चीज, वो स्पेशल चीज क्या है, सभी जने ध्यान से देखना। कुछ वर्ड होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लेक्सीडेंटेड। क्या वर्ड बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड। और दूसरा वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेड। क्या वर्ड बोलते हैं? एम्बीडेंटेड। ये दो स्पेशल वर्ड्स होते हैं। अब इन दो स्पेशल वर्ड्स का मतलब क्या है? एम्बीडेंटेड समझना बहुत आसान है, पहले वो समझ लेते हैं। मेंढक होता है ना, मेंढक, एम्फीबियन, क्या खासियत होती है? क्या वो पानी में भी रह सकता है और धरती पे भी रह सकता है? बस वही उस एम्फी वर्ड से वर्ड आया है एम्बी। एम्बीडेंटेड लिगेंड्स वो होते हैं जिनका दो तरह के बिहेवियर होते हैं, जैसे कि साइनाइड। क्या साइनाइड जो है, क्या वो मेटल को अपना लोन पेयर कार्बन से दे सकता है? दूसरी चीज कि क्या वो साइनाइड अपना लोन पेयर मेटल को नाइट्रोजन से भी दे सकता है? अरे हाँ या ना? दल बदलू, बदल गए। किसी एग्जाम्पल में तो नाइट्रोजन से लोन पेयर दे रहा है, किसी में कार्बन से लोन पेयर दे रहा है। इस तरह के जो लिगेंड जो दल बदल लेते हैं, साइट ऑफ डोनेशन, क्या बदल लेते हैं? अपनी साइट ऑफ डोनेशन, उनको क्या कहते हैं? एम्बीडेंटेड कहते हैं। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड थोड़ा समझना ट्रिकी है, बट क्या एम्बीडेंटेड समझ में आ गया? क्या फ्लेक्सीडेंटेड क्या होते हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत ज़्यादा लगती है। वैसे भी वो जब डिटेल करूंगा, जब एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, फिर भी कोशिश करता हूं यहां पे समझाने की फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं। अगर कोई लिगेंड बाइडेंटेड है, जैसे कि ऑक्सिलेट है, क्या बाइडेंटेड था ना वो? तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आया कि सर ये बाइडेंटेड है तो सर ये मोनोडेंटेड तो हो ही सकता है? नहीं आया? लगा ना? पर ऐसा होता नहीं। अगर कोई बाइडेंटेड लिगेंड है ना, या कोई ट्राइडेंटेड लिगेंड है, तो वो वही रहता है, कम ज्यादा नहीं हो सकता। सर लेकिन ट्राइडेंटेड लिगेंड तो बाइडेंटेड भी तो हो सकता है सर। अगर कोई 2 लोन पेयर दे रहा है तो वो 1 भी तो दे सकता है। अगर कोई 3 लोन पेयर दे रहा है तो वो 2 या 1 भी तो दे सकता है। पर ऐसा होता नहीं है। वो उस लिगेंड की स्टेबिलिटी है कि वो जब 3 लोन पेयर देगा तभी जाकर वो कंबाइंड होता है, या अगर कोई लोन बाइडेंटेड है तो वो 2 ही लोन पेयर देगा तब जाके स्टेबलाइज होता है। लेकिन ऐसा काम कोई मजबूरी में भी करता है। वो कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल में देता हूं, सल्फेट। क्या इस सल्फेट के एग्जाम्पल में O माइनस है, O माइनस है, यहां पर आ गया मेटल, ये अपना लोन पेयर इस मेटल को जब दे रहा है तो देखो 4 मेंबर्ड रिंग बन रही है। क्या ये बाइडेंटेड है या नहीं है? है, पर ये बाइडेंटेड मजबूरी में है। एक्चुअली इसको पसंद क्या है? इसको पसंद तो मोनोडेंटेड बिहेवियर ही पसंद है। इसको क्या पसंद है? मोनोडेंटेड। पर ये बाइडेंटेड मजबूरी में हुआ। इसने कितने मेंबर रिंग बनाई आप देख सकते हैं? 4 मेंबर रिंग बनाई। 4 मेंबर रिंग बन रही है ना। जबकि आप पीछे वाले एग्जाम्पल पे चल के देखो, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो जो समझाया आपके सामने है। क्या यहां कितने मेंबर रिंग बन रही है? 5 मेंबर। यहां कितने मेंबर रिंग बन रही है? 5 मेंबर। तो 5 या 6 मेंबर रिंग बनती है, बन जाती है, अच्छी बात है। वो बाइडेंटेड ही रहेगा, ट्राइडेंटेड ही रहेगा, टेट्राडेंटेड ही रहेगा, क्योंकि वो 5, 6, 7 मेंबर रिंग बन, नहीं 7 भी नहीं, 5 और 6 मेंबर रिंग बनाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको बताया, ये कितने मेंबर रिंग बना रहा है? 4 मेंबर रिंग। तो ये बाइडेंटेड मजबूरी में बना। क्या बोला मैंने? बाइडेंटेड मजबूरी में बना। तो ये बाइडेंटेड और मोनोडेंटेड क्या दोनों है? पसंद इसको मोनोडेंटेड है, लेकिन कभी कभी ये बाइडेंटेड भी, आई रिपीट, क्या क्या बोला मैंने? कभी कभी ये बाइडेंटेड भी होना पड़ता है, और इसीलिए इस तरह के लोगों पे विश्वास करना मुश्किल है। ये फ्लेक्सीडेंटेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड। नहीं समझ में आ गई? इस तरह के कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे कि और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो O माइनस यहां पर है। मान लो ये रहा मेटल, ये अपना लोन पेयर दे रहा है, कितने मेंबर रिंग बना रहा है? 4 मेंबर रिंग बना रहा है। तो इसको पसंद क्या होगा? इसको ये सब पसंद नहीं है, इसको ये सब पसंद नहीं है। इसको पसंद क्या है? कि मेटल को एक ही लोन पेयर दे दे। तो ये है बाइडेंटेड, ये है मोनोडेंटेड। जब डुअल बिहेवियर शो करता है तो इसको क्या कहते हैं? फ्लेक्सीडेंटेड। यहां पर भी मैं सिर्फ लिखूंगा आज तो एटसेट्रा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या मैंने लिगेंड को क्लासिफाई करा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज?
तीसरा भी क्लासिफिकेशन होता है लिगेंड का ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, कि वो बॉन्ड कैसा बनाता है। पर वो थोड़ा सा पढ़ना तब पॉसिबल या तब चाहिए हमें पढ़ना जब हमें लिगेंड आने लग जाए। अभी हमें लिगेंड ही नहीं आते। अब तो लिगेंड का पहली बार तो नाम सुना है। ये जो वर्ड है ना लिगेंड, ये वर्ड लिगेंड आया है लाइगेसी से। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये जो वर्ड लिगेंड है ना, ये वर्ड लिगेंड आया है लाइगेसी से। लाइगेसी क्या होता है? चिपकना, कोई चीज से अडेयर होना, कोई चीज से जुड़ जाना। और मेटल से जो चीज जुड़ रही है उसको अपन क्या कह रहे हैं? लिगेंड कह रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई, मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर है। कोई डाउट ऑनलाइन? कोई डाउट? ओ श्रेया, अंगद, कोई डाउट मेरा बेटू? बोलो बेटा। नहीं, हाँ, ये मोनो और बाई के बीच का ही कंडीशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहाँ तक क्लियर है? पक्का? तो ये हमने आज पढ़ लिया। अब अगली क्लास के अंदर आप लोगों को एक डीपीपी में दे दूंगा, या वो पढ़ाने के बाद मैं डीपीपी दे दूंगा, जिसमें बहुत सारे लिगेंड्स लिखे होंगे, आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है? और जो दूसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया, क्या वो सभी को क्लियर है? अब ये जो नोट्स हैं, इनको आपको कॉपी करना है तो मैं PDF भेज दूंगा। तो अगली क्लास में जब मेरी क्लास में यहाँ बैठे होंगे तुम दोनों और बाकी के ऑनलाइन वाले, वो सारे के सारे बच्चे नोट्स कॉपी कर लेना अगले टर्म तक। इससे फायदा बताता हूं क्या होगा। आज मैंने लगभग 2 क्लास का मैटर, 2 क्लास का तो नहीं, लगभग 1.5 क्लास का मैटर कवर अप कर लिया। एक तो वो परफेक्ट इम्परफेक्ट वाला और एक ये वाला, दोनों एक साथ कवर कर लिए। तो हमारा चैप्टर काफ़ी हद तक पकड़ में आ गया। अब घर जाके रिवाइज तो करना ही है, तो नोट्स कॉपी करोगे तो रिवाइज भी हो जाएगा, तो डबल फायदा हो जाएगा। और नहीं तो अभी क्या करते तुम, यहाँ कॉपी करते तो ना तो अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा, उसमें भी टाइम ज़्यादा लगेगा, और घर जाके रिवाइज करते नहीं। अब तो मजबूरी में रिवाइज करना पड़ेगा ना। अरे सुन रहे हो क्या ऑनलाइन वाले? कॉपी करना पड़ेगा। अगर कॉपी नहीं करा ना तो ध्यान रखना, मतलब कंप्यूटर में घुस के मारूंगा, और नहीं तो यहाँ बुला लूंगा एक दिन तुम्हारे को। अरे क्लियर है? साथ साथ कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सन के ऊपर। चलिए बाय बाय। ठीक है, थैंक यू, बाय बेटा।